दोस्तों कई बार कई सारे लोग बोलते हैं कि क्या ऊपर वाला है। तो ये वीडियो देखकर आप लोगों को क्या लगता है, ऊपर वाला है कि नहीं है? इसीलिए यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी में आप लोग बस अपने काम पर फोकस करिए, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। उसने भी यार कुछ प्लान आप लोगों के लिए ज़रूर बना रखे होंगे। अगर आप लोग शिद्दत से तसल्ली से अपने काम को करते हैं तो उसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूर अपने मन में रख रखी होगी, या फिर एक तरीके से अपने प्लान में रख रखी होगी कि यार कुछ भी हो जाए ना, इस बंदे को, इंसान को ना गिरने नहीं देना है कभी। अगर आप लोग अपने काम को शिद्दत से करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को यार, कभी भी आप लोग जो ना गलत कंडीशन में, गलत सिचुएशन में नहीं फंसोगे। और अगर किसी जगह फंस भी गए, ऊपर वाला कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आकर आप लोगों को वहां से निकाल के ले जाएगा। तो अपने आप पर ट्रस्ट करो, अपने काम पर ट्रस्ट करो और शिद्दत से करते रहे। और उसको कितनी बुरी कंडीशन के ना हो ना लाइफ में, आप लोग वहां से बच के निकल जाओगे अगर आप लोग अपने ऊपर और थोड़ा सा ऊपर वाले के ऊपर बिलीव कर रहे हो और अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो। यही यहाँ पर चीजें दिखा रही है कि ऊपर वाला है कि नहीं है। आप लोग क्या लगता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप लोग कहीं फंसे और बच के निकल गए हो? बताइएगा जरूर। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो दोस्तों कैसा है जोश, हाई हुआ कि नहीं हुआ है? गर्मी आई थोड़ी शरीर के अंदर में? अगर नहीं आई है तो अभी और आगे आ जाएगी। आज का डिस्कशन जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज है 17 जनवरी और आज का INA यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसमें बहुत सारे मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा। जो खासकर आर्टिकल होगा स्टार्टिंग वाला, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या सिचुएशन है वुमेन की, उसके एम्पावरमेंट के बारे में और क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है। जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने कई सारी बातें बोली हैं, तो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या PIB या डाउन टू अर्थ, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं इनसे, वो आप लोगों के सामने मैं निकाल कर यहाँ पर लेकर आता हूँ। कैसा रहा कल का दिन, कैसी आप लोगों की कल की स्टडी रही, कैसी आप लोगों ने कल की प्लानिंग की थी और क्या आज की प्लानिंग कर ली है? जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था मॉर्निंग में, क्या उसी टाइम आप लोग उठे हो? अगर ये सारी चीज़ें पैटर्न में चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। देखो यार, ज़िंदगी में ना आप लोगों को अगर सही मुकाम पर जाना है ना, तो थोड़ा सा तो एफर्ट आप लोगों को डालना पड़ेगा, वरना सही मुकाम पर आप लोग कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि आप नहीं डालोगे तो कोई और डालेगा। भाई साहब, गला काट कंपटीशन है, ठीक है। आप लोग क्या लगता है कि अगर आप लोग टाइम पर नहीं उठ रहे हो, अपने डिसिप्लिन में नहीं हो, तो क्या कोई और भी नहीं कर रहा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। एक कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए लगा हुआ होगा। अभी आप लोगों को देखना है कि आप लोग उसमें कितना एफर्ट डाल पाते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चला करो और सही पैटर्न में फॉलो करोगे तो ज़िंदगी जीने में मजा आएगा। आज का जो लास्ट वाला सेक्शन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहने वाला है। जो खासकर अगर बात करेंगे तो वोकेबलरी वाले सेक्शन में भी आप लोगों का मजा आने वाला है। इसी के साथ में जो वीडियो के एंड में एक छोटी टेस्ट सीरीज होगी आप लोगों की, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और इसके बीच में भी जो ड्यूरेशन में क्वेश्चन होंगे वो अटेम्प्ट करना है। आंसर राइटिंग भी होगी, स्टैटिक वाला पोर्शन भी होगा। और इसी के साथ में काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों को एग्जाम के साथ साथ में लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली हैं, ठीक है। तो वीडियो को क्या करना है, टकटकी लगाकर देखना है, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं उनका आंसर जो है आप लोग शानदार तरीके से दे पाओ, ठीक है। इसी के साथ में यार देखो, घर वाले ना आप लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये एक बच्चे के द्वारा भेजा गया मुझे, काफ़ी एक तरीके से अंदर से पढ़ने के बाद में ना थोड़ा सा नहीं होता है कि अंदर से फील होना। बोला गया कि आंखें भराई जब एक बेटे ने नए स्वेटर के लिए पैसे मांगे, यानी कि एक गरीब बेटा है, मतलब गरीब बाप है, उससे पैसे मांगे तो पापा ने बोला कि बेटा तेरा पुराने वाला मैं पहन लूँ। तो ये कंडीशन होती है यार। पेरेंट्स ना आप लोगों को हमेशा बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करते हैं कि हाँ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप लोगों ने देखा 3 इडियट मूवी, उसमें बोलता है कि हमारा एक ही AC लगाने का जुगाड़ था, वो हमने इसके कमरे में लगा दी। तो वो अपना पेट काट कर भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग उसको दुनिया के दिखावे में रखना चाहते हैं या रियलिटी में आप लोग अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं। आधे ऐसे हैं बच्चे जो कि देखो उनको समझ नहीं होती है कि हाँ उसके पास में यार एक तरीके से मोटरसाइकिल है, पापा हमको मोटरसाइकिल दिला दो, ठीक है। उसके पास में तो ये साइकिल है, हमको भी ये वाली साइकिल दिला दो। या फिर कुछ भी अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो कि एक तरीके से मटेरियलिस्टिक है, थोड़ी देर की है। ज़िंदगी में तुम सही डायरेक्शन में चलो तो तुम उससे अच्छी अच्छी अपने आप चीज़ें ले लोगे ज़िंदगी में। तो हमेशा अपने काम पर फोकस करो, तो वहाँ से एक शानदार रिजल्ट निकल कर आएगा लाइफ में। और वो ऐसा होगा कि आपको भी आगे लेकर चलेगा और आप लोगों के परिवार को भी, ठीक है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, 100% अपने काम पर फोकस होना चाहिए। और आंसर बड़े ही शानदार दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। मज़ा आता है देखकर कितनी तसल्ली में और डिटेल में आंसर दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करते रहना है। और यही एक तरीका है जिससे मुझे पता चल पाता है कि हाँ कौन कौन है असली फैमिली मेम्बर में, वरना कौन देख कर निकल जाता है मुझे कैसे पता चलेगा है? जो आंसर देते हैं उनके थ्रू रहता है। और बहुत सारे बच्चे रेगुलर सही तरीके से आंसर देते हैं।
इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को मिल जाती है। जो स्टडी लवर वीर टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से जाकर आप लोग देख लेना। ये एग्जैक्ट पीडीएफ है आप लोगों के सामने। आंसर राइटिंग जो भी क्वेश्चन दूंगा उसके लिए आप लोग यहाँ पर जाना। टेलीग्राम के अंदर में बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, तो अपना भी आंसर बेसिकली है लिखना है और दूसरों का आंसर देखकर सीखना भी है। ये देखो शानदार तरीके से आंसर पोस्ट किए हैं। एटलीस्ट 2 आंसर आप लोग यहाँ पर रिव्यू करो और उसके बाद में फिर देखो सामने वाले ने क्या गलती रखी है, आप लोगों ने क्या सही है और क्या गलती है, और उसको देखकर आप लोग आगे सुधारो चीज़ों को। SLE पीडिया है, यहाँ पर नोट्स मिल जाते हैं, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों ग्रुप आप लोग की लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे, अच्छे से आप लोग लेकर चलिए। एक और छोटी सी बात यार, मैंने बोला था कि अपना जिस तरीके से मेरे पास में कई सारे लोगों के जैसे कॉल आती रहती है, मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारे यहाँ पर पढ़ाना है नहीं है, तो मैंने बोला था कि आप लोग अपना जो है एक तरीके से ना रिज्यूमे वगैरह सेंड कर देना, जो भी ऐसा है कि हाँ पढ़ाना चाहते हैं कहीं पर। तो बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे आए और बहुत सारे उसे रिपीटेडली भेजे जा रहे हैं। यार रिपीटेडली मत भेजो उसको। मैंने कहा था कि जैसे किसी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कभी एक टीचर थे अभी, उनको जरूरत एक पर्टिकुलर जो एक बंदे थे उन्होंने मांगा था, तो मैंने उनको वहाँ पर उनको रेफ़र कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोग एक बार सेंड करके छोड़ दो मुझे, जो भी आप लोगों का टैलेंट है उसमें जो भी एक्सपीरियंस है, अगर मेरे पास कोई आती है कॉल तो मैं उनको रेफ़र कर दूंगा वहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं यार रिपीटेडली आप लोग उसको भेजे जा रहे हो, ठीक है। ऊपर रिज्यूमे लिख दो, अपनी लिख दो आप लोग ये क्या क्या जो भी चीज़ें आप लोग करते हो अच्छे से, कोई पीपीटी बनाता है, कोई वीडियो एडिट करता है, जो भी आप लोग करना जानते हो एक्सपीरियंस अपना, बस एक बार लिख के छोड़ दो यार, बार बार मत लिखो उसको, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मेल होते हैं वो फिर पीछे छुट जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप लोगों से, ठीक है। और फीडबैक जरूर देना कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो, जिस तरीके से चीज़ों को इंप्रूव किया जा सके। और वो studyloverveer@gmail.com पर सेंड करना है, ठीक है। और बताना फिर भी जो भी है चीज़ें, तो अच्छे से डिस्कशन करेंगे, शानदार रहेगा। वीडियो को एंड तक देखना, मज़ा आ जाएगा, मतलब आत्मा तृप्त हो जाएगी। वीडियो में थोड़ी सी आज लेंथ ज़्यादा रहने वाली है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करने हैं यार, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस भी बनाए रखना एंड तक, ओके। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ढंग से एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है, ये खासकर सोसाइटी समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। द हिंदू में काफ़ी तसल्ली में ये आर्टिकल कवर किया गया। अभी मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। बात की जा रही है कि आज की डेट में यहाँ पर जो कोचिंग्स हैं, सोसाइटी के अंदर में जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर सेक्चुअल हरासमेंट के केसेस देखने को मिल रहे हैं लड़कियों को। तो उससे रिलेटेड ये केस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, आंसर देना, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगर पूछा जाए समाज में आज के डेट में कि कोई लड़की जो है उसके लिए सबसे सिक्योर जॉब कौन सी है, नॉर्मली अगर आप लोगों को फोकस देकर पूछते हैं ना कि यार लड़की टीचिंग करती है, यार वाओ टीचिंग करती है, सबसे बढ़िया जॉब लड़की के लिए टीचिंग की है, ऐसा देखने को मिलता है। पर लेकिन अगर उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर में जहाँ पर वो टीचिंग कर रही है, जहाँ पर वो पढ़ा रही है, या फिर जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है, या फिर जहाँ पर लड़की पढ़ भी रही है, अगर वो वहाँ पर भी सिक्योर नहीं है तो फिर कहाँ पर सिक्योर रखोगे लड़कियों को? तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल है। और ये आर्टिकल भी आया है किसी रीजन की वजह से, क्यों? क्योंकि एनसीडब्ल्यू एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि चीज़ों को ध्यान में रखो। स्टेट को, जो स्टेट है यानी कि राज्य हैं, उनसे बोला है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो भी होता है वर्क प्लेस पर, खासकर कोचिंग सेंटर्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनके आप लोगों को ध्यान देना है। क्यों बोल रहा है एनसीडब्ल्यू ये? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये कमीशन बनाया गया है। तो ये ड्यूटी है इस कमीशन की कि इस तरीके की चीज़ों को देखो कि क्या हो रहा है। आप लोग खुद बताओ, जैसे कोई लड़की कहीं पर जॉब कर रही है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है वहाँ पर जहाँ पर आप लोग काम करते हैं, या फिर कई सारी लड़कियाँ लाइब्रेरी में पढ़ती हैं बैठकर जाकर, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किया है। कहीं रास्ते में आते जाते आप लोगों ने कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस की होगी, कि भी ऑटो में बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई ना कोई टच करने की कोशिश करता है, छेड़ने की कोशिश करते हैं, मेट्रो में अगर कोई जा रहा है, बस में कोई जा रहा है, कहाँ नहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, आप लोग खुद देखो यहाँ पर। तो ये जरूरी है कि इसके लिए कमीशन बनाना पड़ गया अलग से। ये ऐसी चीजें भी ना देश के अंदर जब देखते हैं कि कैसा कमीशन बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, वरना क्या जरूरत है डंडा लेकर बैठने की एक पर्टिकुलर जगह पर, अगर वहां पर सारी चीजें सही हो। आप लोग खुद बताइए, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, उस पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं जिस पृथ्वी पर इंसानों के रहने लायक जगह है ओनली, अब तक दूसरी जगह हम लोग खोज नहीं पाए ढंग से, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे उस पर ऐसी स्थिति है कि हम लोग पैदा हुए वहां पर, हम पैदा ही नहीं होते, उसको इतना खराब कर दिया हम लोगों ने। तो ऐसे ही यहां पर ये बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडियन सोसाइटी और वुमेन रिलेटेड इशू के साथ में अगर कोई बोले तो याद रखिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट हमारे देश में पर्टिकुलर एक आप लोग बोल सकते हैं कानून आया,
जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। यानी कि कोई जहां भी कोई महिला है, अगर उसको कोई एक तरीके से कोई उत्पीड़न हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है किसी भी तरीके से, तो उसकी रोकथाम की बात की गई। तो प्रिवेंट करना है यानी कि रोकना है होना, और अगर हो भी जाता है तो कैसे उसको रिड्रेसल करना है, कैसे उसका निवारण करना है। 2013 में ये कानून आया निकलकर, जिसके बेस पर मैं आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा। कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं, ये 2013 में कानून ही क्यों आया, अगर इसके बारे में बात करें। आप लोगों को पता है हमारे देश में एक काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। निर्भया केस आ रहा है दिल्ली के अंदर में 2012 का, वो एक इतना भयानक केस था जिसने लोगों को अंदर से दहला के रख दिया। तो उसके चलते यहाँ पर एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, उसने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर यहाँ पर बात की थी, और उसने ये भी बात किया था कि इसके लिए प्रॉपर एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए ताकि फटाफट केस का निपटारा किया जा सके। अगर कोई कंपनी है उसके अंदर में प्रोसीजर होना चाहिए इन चीज़ों को चेक करने के लिए, और कोई भी स्कोप ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पर कोई एक तरीके से रियायत मिले यहाँ पर। क्योंकि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, जो इंटरनेशनल लेवल के गोल है, वहां पर भी वुमेन के खिलाफ, अगर महिला के खिलाफ, किसी बच्चे के खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोकने की बात की जाती है ह्यूमन राइट के तहत, यानी कि इंसानों की तरीके से कम ट्रीट कर लो यार। ये बातें वहां पर बोली जाती है। बहुत सारी एनजीओ है जो इसके ऊपर काम करती हुई नजर आती हैं। और इवन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, इसी के साथ में सुधार गृह के बारे में बात करें, नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में बात करें, महिला पुलिस वॉलेंटियर बना दिए, महिला जो यहाँ पर शक्ति केंद्र बना दिए, निर्भया फंड बना दिया। ये सारी चीजें कहाँ से निकल कर आ रही है? क्योंकि महिलाओं को ढंग से हमारी सोसाइटी में रखा ही नहीं जा रहा है, एक तरीके से बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। इवन फंडामेंटल राइट के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो सेफ गार्ड की बात की जाती है। तो बहुत सारे मुद्दे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर कंसर्न क्या है, आखिर क्यों इनके द्वारा ये बातें बोली गई है कि कोचिंग सेंटर्स जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आ रही है, और हमारे देश में नहीं, ये दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। 31,000 कंप्लेन आई क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है, एक तरीके से यहाँ पर रिसीव की गई नेशनल कमीशन, और जो वुमेन है इसने कब 2022 में 31,000, ठीक है। तो हाईएस्ट है 2014 से अगर आप लोग बात करते हैं तो हरकतें देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो हरकतें यहाँ पर रिसीव की गई 54%, ये है उत्तर प्रदेश से। रीजन क्या है? सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश के अंदर में दिल्ली, जो कि कैपिटल है, दूसरे नंबर पर है भाई साहब। महाराष्ट्र जो कि बहुत ही शानदार माना जाता है, तीसरे नंबर पर है। बिहार चौथे नंबर पर, हरियाणा पांचवें नंबर पर। और हरियाणा के बारे में तो मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा आप लोगों को हरियाणा में एक चीज देखने को मिलती है, वो क्या है? वो है हरियाणा के अंदर में आप लोगों को पता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आज के डेट में किसी के अंदर में है तो मैंने आप लोगों को बताया था वो कहां पर है, वो है हरियाणा के अंदर में। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें यहां पर ये जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये केसेस हैं, इसकी वजह से यहां पर ये कंसर्न निकल कर आ रहा है और इसी के ऊपर फोकस देने की बात इनके द्वारा की गई है। इसकी नींव अगर थोड़ी सी जाकर खोदोगे आप लोग तो आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो अंदर से इंसान को झकझोर देने वाली होती है। जैसे विशाखा 10 केस आया था यहाँ पर निकलकर, और उसकी गाइडलाइन आई थी 1997 में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, जिसमें विशाखा गाइडलाइन रखी गई उस पर्टिकुलर केस के नाम पर। और उसी से फिर आगे जो ये केस जो ये एक्ट निकल कर आया ना, नाम देखो आप लोग यहाँ पर, ये केस था 1997 का ये केस था। और फिर यहां पर जो पर्टिकुलर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रिड्रेसल, 2013 में जाकर हम लोगों ने यहां पर कानून बनाया। यानी कि ये जो गाइडलाइन है इनका इस्तेमाल जो है 2013 में किया गया। यानी कि ये केस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तैयार कर दी है, फिर भी हम लोगों को पर्टिकुलर कानून बनाने में 16 साल लग गए। तो फिर क्यों दिक्कत नहीं होगी समाज के अंदर में, आप लोग खुद बताइए। मतलब 16 साल कानून बनाने में लग गए। आप लोग सोच सकते हैं, इंपोर्टेंस ही नहीं दी गई इस मुद्दे को। तो ये पर्टिकुलर केस फाइल किया गया था वुमेन राइट ग्रुप के द्वारा, ऑन विच जो विशाखा से रिलेटेड यहाँ पर ये केस यहाँ पर निकल कर आया था। तो इसमें गाइडलाइन दी भी गई थी कई सारी कि वर्क प्लेस पर कैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ कमेटी आप लोगों को बनानी पड़ेगी, कंप्लेन कैसे हो रही है उसको टाइम बाउंड मैनर में आप लोग खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिटी भी यहाँ पर हाइड की जाएगी वुमेन के द्वारा, जो कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखेगी, मेंटेन करेंगे यहाँ पर कॉन्फिडेंसली, जो कि यहाँ पर विक्टिम है उसकी, यानी कि सबके सामने बातें निकाल दी गई, उसके साथ में कुछ दुर्घटना घटी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर वर्क प्लेस पर वुमेन के खिलाफ, ये सारी बातें बोली गई थी। 16 साल बाद हम लोगों ने उसके ऊपर कानून बनाया। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है इन सब मुद्दों के ऊपर डिस्कस करना। और वुमेन इंपावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है, चाहे निबंध में बात कर लो, चाहे आंसर राइटिंग में बात कर लो, चाहे इंटरव्यू में बात कर लो, पूछा ही पूछा जाता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गई यहाँ पर,
जो एक तरीके से बनवारी देवी से रिलेटेड जो सोशल वर्कर थी राजस्थान में, राजस्थान से बहुत केसेस निकल कर आते थे, ठीक है। 1992 में यहाँ पर एक तरीके से बात की गई कि सी हैज प्रिवेंटेड द मैरिज ऑफ 1 ईयर ओल्ड गर्ल। यहाँ पर ये देखो छोटी छोटी बच्चों की शादी की जाती है, ठीक है। और एक तरीके से कई सारे गैंग रेप आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं यार, जो ना सोचने के लिए मजबूर करते हैं और अंदर से झकझोर देते हैं कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है बच्चों के साथ में, ठीक है। वैसे तो हम लोग आज के डेट में नहीं, एक तरीके से आप लोग खुद देखिए, हम लोग जो औरतों को पूछते हैं देवी माँ, दुर्गा माँ के तौर पर, और दूसरी साइड में उसी औरत को हम लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से ये चीजें समझने वाली है कि माइंडसेट कैसा है सोसाइटी का इस चीज को देखकर। तो ये माइंडसेट हमारा अंडरस्टैंड करने वाला है। बेसिकली हम लोग को ये माइंडसेट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक माइंडसेट समझ में नहीं आएगा तो तब तक हम लोग चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो ये इससे एक तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी कि क्यों यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इतना ज्यादा सख्त हो गया है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर नाम बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रखेगा। ये है बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया ना यहाँ पर, ये बनवारी देवी। ये इनका नाम क्यों याद रखना है आप लोगों को, इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बेसिकली यहाँ पर एक बच्ची की नहीं, एक तरीके से छोटी बच्ची की शादी होने वाली थी, उसकी शादी होने से रोका था इसने, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, इसके बदले इनको गैंग रेप का शिकार होना पड़ा था। समझ रहे आप लोग यहाँ पर। तो ये सोचने वाली बात है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ पर आज के डेट में आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में ये पर्टिकुलर कानून है, इस कानून के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। बहुत सारी ऐसी यहाँ पर बेसिकली एक नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया कि क्रिएट करना है, इंप्लीमेंट करना है एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूट करना है इंटरनल कमेटी जो कि इन सब चीज़ों को देखेगी और वुमेन ही हेड करेगी इसको। एम्प्लॉय को अवेयर करा जाएगा इसके बारे में, इसी के साथ में पोस्टर या फिर नोटिस लगाए जाएंगे कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, और स्टैट्यूटरी एनुअल रिपोर्ट फाइल की जाएगी यहाँ पर, इसी के बेसिस पर कि क्या यहाँ पर सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो इसको चेक भी किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली कि इस लेवल पर काम करने की जरूरत यहाँ पर पड़ने लगी, वरना सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी आप लोग यहाँ पर कवर होने वाली है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनाया गया, जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट बोलते हैं 1990 का। ये स्टैब्लिश किया गया जनवरी 1992 में। फर्स्ट जो कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 31 जनवरी 1992 में, और जयंती पटनायक इसकी चेयरपर्सन बनाई गई। आज की डेट में चेयरपर्सन कौन है ये आप लोगों को बताना है। कंपोजिशन जो होता है, एक चेयरपर्सन होता है इसके अंदर में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, मेंबर सेक्रेटरी, और इसी के साथ में 5 अदर मेंबर इसमें देखने को मिलते हैं। काम क्या करता है ये रिव्यू करता है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड के हैं महिलाओं के लिए कि उनको कोई दिक्कत ना देखने को मिले। रिकमेंड करता है रेमेडीज जो भी यहां पर है लेजिस्लेटिव मेजर से रिलेटेड, फैसिलिटेट करता है रिड्रेसल और ग्रेवेंस, और एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑल द पॉलिसीज मैटर अफेक्टिंग टू द वुमेन। तो ये इसके बेसिक चीजें यहां पर देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर कोई भी महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है यहां पर, तो उसको ऐसा लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है कि इस महिला के खिलाफ यहां पर गलत हो रहा है, तो ये पॉलिसीज आप लोग लेकर आ सकते हो, इनका सॉल्यूशन आप लोग यहां पर निकाल सकते हो। यानी कि गवर्नमेंट अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बना रही है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। और ऐसी बहुत सारी यहां पर बेसिकली चीजें चलाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है, जब एक महिला पढ़ेगी, एक औरत पढ़ेगी, एक लड़की पढ़ेगी, तभी तो जाकर चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर पढ़ी नहीं रही है तो उसको अपने अधिकार का नहीं पता है, सरकार ने क्या क्या स्कीम चला रखी है उनको बचाने के लिए उसका नहीं पता है। वन स्टॉप सेंटर बना दिया, कुछ भी दिक्कत हो यहां पर आओ, सारा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में उज्ज्वला करके यहां पर ये स्कीम आ गई, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। अगर कोई यहां पर ट्रैफिकिंग हो रहा है, रेस्क्यू करना है, महिलाओं को बचाना है किसी भी तरीके से, इसका एक तरीके से सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है कोई, सुधार गृह रखा गया इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए। नारी पुरस्कार, महिला पुलिस वॉलेंटियर, ये सारी चीजें मैंने बताई। ये निर्भया के नाम से तो फंड भी बना दिया इसके लिए यहां पर कि महिलाओं से रिलेटेड आप लोगों को थाने बनाने हैं, वहां पर महिला ही होनी चाहिए सारी। तो ऐसे ऐसे भी यहां पर सिस्टम जो है निकाल कर लेकर आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यह है सी बॉक्स। सी बॉक्स के नाम से आप लोग याद रखिएगा। ये सी बॉक्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। यानी किसी लड़की के साथ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है और वो अपनी इज्जत बेइज्जती के चलते किसी के सामने नहीं आ रही है, तो वो यहां पर जाकर अपनी बातें लिख सकती है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। तो इसको सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स बोला गया, जहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ किस स्टेटस की महिला है, कहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट में है, पब्लिक में है, कहीं पर भी है, उसको पब्लिकली नहीं आना है, अपना एक पर्टिकुलर यहां पर चीज लिखनी है। तो सेक्सुअल हरासमेंट उसने फेस किया, इस पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेन कर सकती है। तो ये तो सब लड़कियों के लिए एक अवेयरनेस का पॉइंट है, इसको तो सारी लड़कियां लिख लेना, ठीक है, अपने पास में रखना। कभी भी कोई दिक्कत हो तो यहां पर इस तरीके जो सरकार के द्वारा चीजें चलाई गई हैं इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है।
तो सरकार के कम इनिशिएटिव नहीं है, बस अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। इसलिए कहता हूं कि लेक्चर को बस एजुकेशन पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखा करो, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा करो, ताकि इसका फायदा उठा सको, ये चीजें दूसरों तक भी पहुंचा सको। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने खुद यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया था 2014 में, जब यहां पर ये सारी चीजें चल रही थी। बोला गया कि यहां पर हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के जो बढ़ते हुए मामलों को देख रहे हैं आप लोग सभी, इसके खिलाफ मौजूदा कानून प्रावधान के बावजूद भी ऐसी घटनाओं में संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो इस खतरे से निपटने के लिए कुछ जो यहां पर हम लोग को क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में यहां पर बात की गई। तो ये सारे जो उपाय यहां पर मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे उपाय यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। पर इन सब उपायों में जो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है वो है अवेयरनेस फैलाना, यानी कि इस चीज के बारे में लोगों को समझाना कि ऐसी ऐसी चीजें गवर्नमेंट के पास में है, इनका इस्तेमाल करो, आप लोगों का अधिकार है। संविधान के अंदर भी महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि संविधान के अंदर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी बना रखी है इस पर्टिकुलर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, ताकि चीजों को सुधारा जा सके। फंडामेंटल राइट है यहाँ पर महिलाओं के लिए, इक्वलिटी प्रोवाइड करानी है उनको। तो आप लोगों को पता है आर्टिकल 14 संविधान का इक्वलिटी के बारे में बातें करता है। ठीक है, तो इस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेस पर। आर्टिकल 15 इसके ऊपर तो मूवी बनी है आयुष्मान खुराना की, देखना आप लोग अंदर से एक तरीके से कैसा लगेगा आप लोगों को, यहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, एक फंडामेंटल ड्यूटी रख दी गई यहाँ पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या रखा गया आप लोगों को याद होगा, फंडामेंटल ड्यूटी कहां पर है संविधान के अंदर में 51A के अंदर में आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलेगी। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ओरिजिनली कितनी थी और आज के डेट में कितनी है, ये बताना आप लोग। फंडामेंटल ड्यूटी में बोला गया है कि इंश्योर करना है कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस जो डिग्निटी हैम्पर करे वुमेन की, उसको रोकना है। आर्टिकल 51वें आर्टिकल के अंदर ये बातें हैं। फंडामेंटल ड्यूटी है भाई साहब, ये महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और बाकी जो ट्रिब्यूनल वगैरह वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे पर्सनली, और आप लोगों को भी इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। ठीक है, क्वेश्चन है, इससे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, अटेम्प्ट करो इसको। सी बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ध्यान रखिएगा, ये पढ़ लिया करो पहले, वरना फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बोलोगे ये क्या हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके अंडर में आता है। एम है प्रोवाइड कराने के लिए सिंगल विंडो एक्सेस टू द एवरी वुमेन, फैसिलिटेट रजिस्टर कंप्लेन कर सके सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वहां पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्या होगी, वो है ए में ओनली 1, बी में ओनली 2, सी में बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या है, आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि ओनली 1। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट, ये यहां पर सेक्सुअल जो हरासमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जो सी यहां पर रखा गया है, तो ये किसका है, आप लोग होम मिनिस्ट्री का नहीं है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। लगेगा तो हाँ यार होम मिनिस्ट्री कर रही होगी कुछ ऐसा काम, पर लेकिन कुछ और ही नजर आता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैब्लिश की गई थी 1992 में, और फर्स्ट कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 जनवरी 1992। ये जयंती पटनायक चेयरपर्सन इसकी बनी थी। आंसर बताना है करेक्ट क्या है। 1 ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो ए बी सी एफ डी में आप लोगों को सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर है यहां पर बी। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है पार्लियामेंट में कानून पास कर बनाई जाती है। इसको वैधानिक बॉडी भी आप लोग बोल सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कानून पास नहीं करती है, बस बोल देती है ऐसा कुछ होगा, वो होगा, हमने बोल दिया तो होगा। ठीक है, यानी कि हमने कह दिया तो सत्य है भाई साहब, यही होगा। अब वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों में क्या, तीनों में पता होना चाहिए। संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है, जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, वो संवैधानिक बॉडी होती है। कोई आर्टिकल है उसके बारे में, फाइनेंस कमीशन हो गया संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, कैग हो गया संवैधानिक बॉडी है, यूपीएससी हो गया संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड आर्टिकल है। पंचायती राज सिस्टम संवैधानिक बॉडी है, म्युनिसिपैलिटी संवैधानिक बॉडी है, इसके बारे में आर्टिकल है बकायदा हमारे संविधान में। और वो आर्टिकल चाहे ओरिजिनली हो चाहे बाद में ऐड किए गए हो, पर आर्टिकल होने चाहिए, तो वो संवैधानिक बॉडी हो जाती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कौन सी है, सरकार बनाती है। स्टैट्यूटरी कौन सी है, जो कानून पास करके बनाई जाती है पार्लियामेंट में, जिसमें डिस्कशन डिबेट होता है। और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, जो कि संविधान में जिसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों के सामने। तो यहां पर सारा डेटा मैंने बता दिया, न्यूज क्यों थी ये मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड क्या कंसर्न है हमारे देश के अंदर में वो बता दिया, विशाखा गाइडलाइन क्या है उसके बारे में समझा दिया, और बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी, एक कमीशन के बारे में कवर कर दिया, गवर्नमेंट की स्कीम आप लोगों को बता दी, सी बॉक्स इनिशिएटिव खुद भी पता रखना है, दूसरों तक भी बातें पहुंचानी है। 2 क्वेश्चन भी आप लोग के प्रैक्टिस हो गए और आंसर राइटिंग भी हो गया। इसको कहते हैं सही से इस टॉपिक को तैयार करना, ओनली नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी में भी आप लोगों को इसकी अवेयरनेस फैलानी है कि नहीं, करोगे कि या फिर नहीं, बताइए आप लोग। ये चीजें आप लोगों को पता है तभी दूसरों तक पहुंचेगी। ओके, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी।
नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश के बच्चे जो हैं वो आज के डेट में बाहर पढ़ने जाते हैं। कोई यूएसए में पढ़ रहा है, कोई कनाडा में पढ़ रहा है, कोई आप लोगों को यूरोप में अलग अलग जर्मनी, यूके, फ्रांस में पढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। पर सोचो कि वर्ल्ड बैंक जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी देश को बोल रही है कि तुम इंडिया में जाकर ये चीज़ें सीखो तो इससे तुम्हारे अंदर सुधार आएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बात किसको बोली गई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बात बोली गई सब सहारन जो बेसिकली रीजन है अफ्रीका के अंदर में, उसको ये बात बोली गई कि तुम कर्नाटका जाओ और कर्नाटका में एक पर्टिकुलर मॉडल है जिसको वाटरशेड मॉडल बोलते हैं, वो सीखो, इससे तुमको बहुत फायदा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये आप लोगों को कई सारी बातें बता के जाएगा। एक तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे, इसी के साथ में सब सहारन रीजन कौन सा होता है और ये वाटरशेड मॉडल क्या है जिसको सीखने के लिए सब सहारन रीजन को भेजा है वर्ल्ड बैंक ने हमारे देश में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन जाता है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है जिसको मैं सब सहारन अफ्रीकन बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये मैप देखना पड़ेगा और इस मैप को भी समझने के लिए थोड़ा सा इससे पहले आप लोगों को एक और मैप देखना पड़ेगा जिसमें आप लोग और क्लैरिटी लेकर आएंगे। ये है, तो ये है हमारा प्यारा महान भारत। यहाँ से अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोग जाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसके अंदर में जब आप लोग ढंग से जाकर देखेंगे चीज़ों को, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है सहारा, यानी कि सहारा जो मरुस्थल है वो वाला रीजन। तो उसके नीचे वाला पोर्शन जो है उसको सब सहारन अफ्रीकन बोल देते हैं हम लोग। अगर बात करें इसके अंदर में कौन कौन सा एरिया आता है, तो ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा, जैसे कि वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका, यानी कि नॉर्दर्न अफ्रीका को छोड़ के और मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर इसका जो है, जैसे कि यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका हो गया, ईस्ट अफ्रीका हो गया, सेंट्रल अफ्रीका हो गया और सदर्न अफ्रीका हो गया, ये सारा नॉर्मली सब सहारन अफ्रीका की कैटेगरी में हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस रीजन को बोला है कि तुम कर्नाटका से जाकर सीखो, किसके बारे में? ये है रिवॉर्ड के बारे में, यानी कि कर्नाटका में जाकर तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये रिवॉर्ड क्या है? यही है वो प्रोजेक्ट जिसको सीखने के लिए अफ्रीका से हमारे देश में लोग आ रहे हैं और इसका नाम है रिवॉर्ड, यानी कि रिजुवनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो ये प्रोजेक्ट अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोगों को ये भी पता रहेगा इसके बारे में कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखने के लिए आ रहे हैं और ये प्रोजेक्ट में क्या मतलब है वो भी हम लोग समझेंगे। तो जो ऑफिसर्स हैं अभी सब सहारन कंट्रीज से, वो कर्नाटका के अंदर विजिट कर रहे हैं, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट के बारे में वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें एक शब्द यूज किया गया यहाँ पर वाटरशेड तो इसको पहले आप लोग समझिए, तब ये टॉपिक समझ पाएंगे। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये बीचों बीच आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी आ रही है, इधर से नदी आ रही है, ये आकर इस तरीके से यहाँ पर मिल जा रही है। तो इसके बीच में जहाँ से ये नदी आकर मिलकर एक जगह मिलती है, इस रीजन को वाटरशेड रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था बेसिकली नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ताकि वाटरशेड जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस यहाँ पर की जा सके। क्यों? इसके चलते यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई साहब मैंने वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराए थे, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आई है, तुम भी इसका इस्तेमाल करो, तुम्हारी भी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर जो ये वाटरशेड वाला रीजन है इसका इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, ताकि ढंग से चीज़ों को मैनेज किया जा सके। और इफेक्टिवली अगर इस रीजन को मैनेज कर पाते हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा, खासकर जो फूड सिस्टम के लिए भी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वैसे ही पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसके चलते चीज़ों को इंप्रूव करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटरशेड रीजन के बारे में आप लोगों को पता चल गया ये किस पर्टिकुलर रीजन से आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा भी ये कवर किया गया, वैसे आर्टिकल ये मैंने देखा था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी था। ठीक है, तो हर जगह ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो कि यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ में था। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को और बता देता हूँ, जिससे ये टॉपिक और अच्छे से आप लोगों का कवर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि 1944 में बनाया गया था और इसको बनाया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दो चीज़ें निकली, एक तो था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था IMF, यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो जुड़वा भाई हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसमें आज की डेट में 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर में। इसका हेडक्वार्टर आप लोग को USA के अंदर में देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये दो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है।
तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एक तो ये रिपोर्ट है जो कि कौन प्रस्तुत करता है, ये प्रस्तुत करता है वर्ल्ड बैंक। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही तैयार की जाती है। तो ये दो रिपोर्ट और एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बने तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था पूरा टॉपिक। तो है ना गर्व की बात, बताइए अंदर से गर्व फील हुआ कि नहीं हुआ कि हमारा देश जो है वो दुनिया को सिखा रहा है कि कैसे हम लोग को ये सिस्टम मैनेज करना है। ओके दोस्तों, ये टॉपिक ना एक बहुत ही उम्दा तरीके का टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर एक आइडिया भी है, खासकर कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, कि उनके लिए किस तरीके से वो यहाँ पर जो सुंदरबन खासकर जो एरिया में काम करते हैं, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं जिनको दलदली फॉरेस्ट कहते हैं, वहाँ पर वो श्रिम्प कल्टीवेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस टॉपिक से कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। वैसे अगर देखा जाए तो शॉर्ट न्यूज़ में मैंने टॉपिक कवर किया था, पर लेकिन अभी उस टाइम पर मैंने ना तो आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ में यहाँ पर आप लोगों को आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यानी कि अब ये टॉपिक जो है थोड़ा सा वो डिटेल में होगा और थोड़ा सा एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं कि रिवीजन भी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। आप लोग खुद देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आप लोग जाएंगे, बात क्या की जा रही है कि डिस्कस करना है क्या कोज है ऑफ द जो डिप्लीशन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव जी यानी कि एक तरीके से जो मैंग्रोव यानी कि जो दलदली तटीय फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है और एक्सप्लेन करना है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, खासकर मेंटेन करने में जो कोस्टल इकोलॉजी होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो ये बड़ा ही एक आसान सा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में पूछा जा सकता है और रिसेंटली फिर से न्यूज़ में आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और एक आप लोगों का वैसा क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और वैसे बहुत सारी और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे जब भी आप लोग अगर कोस्टल एरिया में जाएंगे तो खासकर हमारे देश का जो कोस्टल एरिया है हम लोग इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो बाउंड्री है ये 7,500 किलोमीटर की आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। यानी कि जो कोस्टल एरिया है ये 7,500 का है हमारे देश में, अगर किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पर इसको काउंट करोगे। तो इन एरिया में जो लोग रहते हैं तो उनकी रोजी रोटी के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से कुछ प्रोग्राम है ये जो कि यहाँ पर एक तरीके से एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगाना। अब यहाँ पर एक तो हम लोग क्या करेंगे, जो श्रिम्प होते हैं यानी कि जो झींगे होते हैं उनकी खेती आप लोगों को यहाँ पर होती नजर आएगी। एक तो पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, यानी कि झींगे की खेती होगी यहाँ पर, उसका एक्सपोर्ट भी यहाँ पर कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल है उसको भी हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको बहाल कर पाएंगे, यानी कि उसको भी हम लोग फिर से रीग्रो कर पाएंगे, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा कंपेयर करवाता हूँ आप लोगों को। जैसे तमिलनाडु के अंदर में एक पर्टिकुलर गेम है जिसके चलते बैल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, बुल टेमिंग बेसिकली उसके अंदर की जाती है, ठीक है, तो जल्लीकट्टू हम लोग उसको बोलते हैं। वैसे अगर देखा जाए जल्लीकट्टू में बोला जाता है कि जो सांड यूज़ किया जाता है, जो बैल यूज़ किया जाता है, वो खत्म हो जाएगा अगर जल्लीकट्टू के अंदर उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वो फेस्टिवल भी सर्वाइव कर रहा है और वो बेसिकली जो बैल है वो भी सर्वाइव कर रहा है उस पर्टिकुलर एक प्रोग्राम की वजह से। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर स्कीम ये लेकर आए गए हैं जिसका नाम रखा गया SAIME, ये स्कीम है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव्स इकोसिस्टम। तो ये एक इनिशिएटिव है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव्स जो बेसिकली इकोसिस्टम, ये आप लोग याद रखिएगा। ये एक न्यू इनिशिएटिव है यहाँ पर जो कि सुंदरबन डेल्टा में आप लोगों को देखने को मिलेगा और सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश वाला रीजन है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसके नाम पर इस डेल्टा का नाम पड़ा पता है आप लोगों को? एक सुंदरी नामक ट्री है यहाँ पर जो उगता है, उसके नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया। तो कम्युनिटी को साथ में लेकर यहाँ पर ये डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है और हमारी कंट्री में यहाँ पर जो नेशनल इन्वायरमेंटल जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है वो यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को, जिसको रखा बोला गया SAIME यानी कि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो इसके दो रीजन है। एक तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि सस्टेनेबल हम लोग क्या करेंगे, श्रिम्प की खेती कर पाएंगे यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया में जो झींगे का कल्टीवेशन है यहाँ पर, तो उसकी हम लोग खेती कर पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में दूसरा क्या रहेगा, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है यानी कि जो यहाँ पर दलदली जो जलीय ये एक तरीके से फॉरेस्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कर पाएंगे।
और यहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, वो इसको लेकर कई बार बताते भी हैं कि अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर जो है, पर्टिकुलरली श्रिम्प जो है यहाँ पर, ये एक तरीके से आफ्टर क्लियरिंग द लार्ज जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कई सारे लोग इसको लेकर अगर बात करें तो अपने अपने जो कंसर्न भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो पॉजिटिव भी हैं और चीज़ें नेगेटिव भी हैं, तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जैसे कि जब ये खेती होगी यहाँ पर पर्टिकुलर, तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों को व्यापार मिलेगा, एक तरीके से उनको रोजी रोटी मिलेगी। और तो ये आप लोग समझ सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। ये बेसिकली अगर देखेंगे सुंदरबन का ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। और जब मैं आप लोगों से मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करता हूँ तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, और यहाँ पर कोस्टल एरिया में ये कई अच्छे काम करते हैं। जैसे कि बाढ़ आ रही है, ठीक है, सुनामी आ रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो लैंड पर काफ़ी कम करने का काम करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर अगर कोई वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, मिट्टी के कटाव को भी यहाँ पर रोकने का काम करते हैं। पर लेकिन इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है डेवलपमेंट की वजह से, कई सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से इनको आनन फानन में काट दिया जाता है। तो इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई सारे स्टेट पीसीएस में और एग्जाम में पूछा चुके हैं। एक बार अटेम्प्ट कर लो वीडियो को पॉज कर फिर तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। सबसे ज़्यादा अगर आज के दिन में बात करेंगे वो पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और वेस्ट बंगाल से बाद में दूसरे नंबर पर कहाँ पर है, गुजरात के अंदर में। और इनमें डिफरेंस कितना है, वेस्ट बंगाल से आधे हैं यहाँ पर, यानी कि जितने गुजरात में है उसके आधे वेस्ट बंगाल में, और उसके भी आधे आप लोगों को देखने को मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार में। यानी कि इतना कम कम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। और फिर लगभग उसके आधे से थोड़े ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक और केरला, तो ये सारे कोस्टल एरिया में यहाँ पर आप लोगों को थोड़े थोड़े नजर आएंगे। पर सबसे ज्यादा कहाँ पर वो बता दिया। अब कल को क्वेश्चन देकर उसने सामने वाले ने पूछ लिया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसी के साथ में दूसरा दे दिया राजस्थान में, तीसरा दे दिया उसने यहाँ पर बेसिकली आसाम के अंदर में। तो आप लोगों को कॉमन सेंस यूज करनी है ना यहाँ पर कि कहाँ पर पाए जा सकते हैं, कि कहाँ पर ऐसा माहौल मिलता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर उसकी पता है तो वो एक तरीके से ना कहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या यहाँ पर, कि आप लोगों को एक तरीके से ये पता है कि एक्चुअल में है क्या यहाँ पर। कुछ और बातें अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सुंदरबन के बारे में बताता हूँ, जो यहाँ पर अब आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा सुंदरबन के बारे में। सुंदरबन जो है ये काफ़ी वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और वर्ल्ड में लार्जेस्ट, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में वर्ल्ड में लार्जेस्ट, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो रिवर है उसका जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पता होना चाहिए। 3 रिवर आकर मिलती हैं वहां पर, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, और वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेल्टा के साथ साथ में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया भी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा डेल्टा भी है और सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा। ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन जो वर्ल्ड जहां पर जो टाइगर देखने को मिलते हैं, यानी कि इसके अलावा दुनिया में कहीं भी मैंग्रोव फॉरेस्ट में टाइगर देखने को नहीं मिलते हैं। सुंदरबन जो है ये यहाँ पर टाइगर रिजर्व क्रिएट किया गया था 1973 में, तो तब से यहाँ पर जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। सुंदरबन को आगे चलकर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा, ये दिया गया था बेसिकली 1984 में, इसको नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया। और सुंदरबन जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको दर्जा दिया गया 1987 में, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाल दिया गया। और सुंदरबन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में भी आता है, 2001 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी बना दिया गया। सुंदरबन जो है ये वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में भी आता है, जिसको रामसर साइट आप लोग बोलते हैं, तो इसको ये कन्वेंशन का दर्जा मिल गया 2019 में। तो सुंदरबन से इतने क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है सुंदरबन। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया था ये उस टाइम पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि शॉर्ट न्यूज में था, और वहां पर ये पॉइंट जो है आप लोगों का बचा हुआ था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोगों के हो गए। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी हो गया आंसर राइटिंग के लिए, जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये क्वेश्चन हो गया पूरा, जो कि यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करेगा। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन है आप लोगों का सुंदरबन के बारे में, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव है, ओनली मैंग्रोव है जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, ए टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये क्या है, ये इतनी सारी चीज़ें एक ही चीज़ के साथ में कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वो भी नहीं लगाया दिमाग, मैंने कहा चलो याद रह जाएंगे आप लोगों के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आंसर इसका डी हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है। और जो इंपॉर्टेंट है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, यानी कि बड़ी बड़ी रिवर, जो दो रिवर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो इस रीजन में आप लोगों को यहाँ पर कनेक्ट आएंगे। तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर रीजन की बढ़ जाती है। जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ा है यहाँ पर, उसके ऊपर यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। बोला गया कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बेस पर जो रियलाइज किया गया यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस यहाँ पर कोस्टल एरिया में, तो उससे सेफगार्ड देखने को मिला, एक तरीके से रोका उन्होंने यहाँ पर उस सुनामी को। तो क्या रीजन था? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारे के सारे जो भी पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे वीडियो को पॉज कर पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या है इसका, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। सही आंसर यहाँ पर इसका डी, क्योंकि मैंग्रोव ट्री जो है वो बात की जा रही है कि डू नॉट गेट अप्रूटेड, यानी कि वो फटते नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छे से वो पकड़ बनाए रखते हैं अपनी, जो स्टॉर्म और टाइड आता है उस टाइम पर भी, बिकॉज एक्सटेंसिवली जो रूट होती है उनकी वो फैली रहती है, यानी कि जमीन के अंदर में, इनकी जो पानी के अंदर में भी रूट जो है वो जमी रहती है। ये इसी और बिल्कुल नहीं घने घने होते हैं, एक जगह इकट्ठे से होते हैं, ठीक है, यानी कि झुंड में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से अप्रूटेड भी नहीं होते हैं, यानी कि अपनी जड़ें नहीं छोड़ पाते हैं, अच्छे से एक तरीके से एक दूसरे के साथ में झगड़े रहते हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी ने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से बन गया इस तरीके से। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का ये अब हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, क्यों क्रिएट किया गया यहाँ पर, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ गई। इसी के साथ में सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की जो सेम स्कीम है, ये आप SAIME जो स्कीम है ये याद रखिएगा, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, कहां पर लॉन्च की गई है? सुंदरवन वाले एरिया में। सुंदरवन एरिया के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई दी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। यूपीएससी के क्वेश्चन पूछा, वो अटेम्प्ट करा दिया, लोकेशन दिखा दी कहां पर है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है, और ये हो गया यूपीएससी ने जो आंसर राइटिंग क्वेश्चन पूछा। टॉपिक तैयार, डन 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 डन। कोई भी डाउट हो तो पूछना, इस तरीके से टॉपिक को तैयार किया करो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं चहुमुखी विकास करना टॉपिक का। ये जो न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश की गई, और इस न्यूज़ के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से थोड़ा जिक्र किया था, पर लेकिन एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर ये इश्चुरी क्या होती है। अभी रिसेंटली गोदावरी जो नदी है, गोदावरी इश्चुरी इन आंध्र प्रदेश, वहाँ पर इंडियन जो स्कीमर्स हैं बेसिकली वहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिले। ये जो स्कीमर्स हैं ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये सेम आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देखते हैं हिंदू के अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, जो कि साइंटिफिक नेम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राइंचपोस एल्बिकोलिस, ठीक है, तो ये इन्हीं का नाम है। अभी यहाँ पर एक स्टडी की गई हमारी कंट्री में, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा, और उसके द्वारा यहाँ पर पता चला कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ पर रखा गया है। तो इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अच्छे से देखिएगा। बड़ा ही प्यारा सा ये पक्षी है जो इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलता है, इसको इंडियन स्कीमर से नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये गोदावरी जो नदी है उसकी इश्चुरी पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर में, जो कि इसका काफ़ी प्राइम हैबिटेट हो गया है। मैंने कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि यार वहाँ पर जाकर चाय पियेंगे, मज़ा आता है, वहाँ पर पराठे भी मिलते हैं, और उसके साथ में वहाँ पर एक तरीके से ना बैठने की भी काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। तो कोई एक स्पोर्ट हो जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर इंडियन स्कीमर का ये स्पोर्ट हो गया है। तो ये एक तरीके से वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है हमारी कंट्री में, जो बेसिकली कोस्टल एरिया है, वहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। पर लेकिन इनको काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि इनके रहने की जगह हम लोग खराब करते जा रहे हैं। वहाँ पर कभी वहाँ पर डोमेस्टिक डॉग या फिर कोई भी और ऐसे जो ढांचेगत विकास, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। इंडियन स्कीमर को इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये तो हो गया बेसिकली यहाँ पर ये सारी बातें। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, वो है आप लोगों के सामने, जिसको हम लोग बोलते हैं इश्चुरी। इश्चुरी समझने के लिए आप लोग ये बोल सकते हैं, जैसे इधर से अगर कोई नदी बहकर आ रही है, तो फिर यहाँ पर जो वो एक तरीके से जब एक तरीके से ओशियन में मिलती है आगे चलकर वो नदी, तो यहाँ पर एक सैंड यानी कि रेत की कुछ एक ऐसी मेड सी बन जाती है। तो उसमें नदी में मिलने से पहले जो रीजन होता है ये इश्चुरी कहलाता है यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये एक तरीके से नॉर्मल अगर देखोगे तो यहाँ पर पानी जो है थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इसको आप लोग एक तरीके से, ये पर्टिकुलर जो पिक्चर है यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐसे लेकर आऊँ यहाँ पर, तो ये वाली पिक्चर भी आप लोग देखते हैं, इससे भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यहाँ पर पानी देखने को मिलता है। ये देखो ये पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। तो ये रिवर आ रही है, तो यहाँ पर एक डेल्टा बनता है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको आप लोग समझिए इश्चुरी। तो यहाँ पर काफ़ी सारा खाने पीने का माल मसाला भी इनको मिल जाता है, और अपनी लाइफ ये जो है वो अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो ये बात की मैंने कहाँ पर, ये गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है वो तेलंगाना से अलग कर 2014 में एक नया राज्य बनाया गया था।
कितने राज्य की बाउंड्री जो है वो आंध्र प्रदेश को टच करती है, ये आप लोग बताइए। देखता हूं कौन इसका आंसर सही देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज में कई बार पूछ लिया आता है। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। बोला गया कि सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन, म्युनिसिपैलिटी जो सर्विस है और इसी के साथ में जो अर्बन लोकल बॉडीज है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बात आप लोग ध्यान रखना, हमारे देश में जो म्युनिसिपैलिटी है और इसी के साथ में जो पंचायती राज सिस्टम है, ये दोनों ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थे, यानी कि इनको बाद में ऐड किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के अंदर में पंचायती राज सिस्टम आ गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन किया, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर में म्युनिसिपैलिटी आ गई। तो हमारे देश के अंदर में 1992 में ये सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। इससे पहले ये यहाँ पर सिस्टम ऐसा नहीं था कि हमारे देश में सिस्टम था नहीं, पर हाँ उस टाइम पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल की बैकिंग नहीं थी, संविधान के अंदर इसके बारे में नहीं चीजें थी कि हाँ आप लोगों को ये फोर्स करना है, आप लोग अपनी मर्जी से इसको बना सकते थे। इसलिए कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी अपने एरिया में पंचायती राज सिस्टम बना रखा था। तो ये अभी हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में नहीं, हम म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे गांव में पंचायती राज सिस्टम है, ऐसे ही शहरों में जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को म्युनिसिपैलिटी वाला सिस्टम नजर आएगा। इसी म्युनिसिपैलिटी वाले सिस्टम के बारे में बात की जा रही है और नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन फॉर म्युनिसिपल सर्विस और जो अर्बन लोकल बॉडीज है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें हैं। अगर आप लोग एक सिटी में रहते हैं तो आप लोग इसके साथ में कनेक्टिविटी बना पाएंगे और अच्छे से। जैसे कि सेंटर के द्वारा अभी लॉन्च किया गया 5 ईयर नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन। इसमें ये क्या करेगा, ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखेगा म्युनिसिपल जो भी सर्विस है उसके ढांचागत विकास के अंदर में। लगभग 4,500 जो कंट्री के अंदर में लोकल बॉडीज हैं उसके ऊपर ये फोकस करने वाला है। सोचो, अभी हम लोगों ने एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में डिस्कस किया था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये बेसिकली सेंटर फोकस कर रहा है अब यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के ऊपर। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हर एक तरीके से डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को आगे लेकर चल सके। अगर बात करूँ यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है किसका, ये मिशन है किसका, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो किसके अंदर में आती है, मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए। तो ये 3 मेजर सब हेड है और इसी के साथ में लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो है 5 साल में यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन जो है उसका एम ये है कि ऑनलाइन गवर्नेंस को बढ़ाया जा सके, इसके तहत मॉनिटरिंग की जा सके, इन्वायरमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में किस तरीके से चीजें लेकर चल रहे हैं। लगभग 1000 सिटीज के अंदर में ये टारगेट रखा गया है। आप लोगों को मैं बता दूं, इसको 6 कॉमन जो सिटीजन सर्विस के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे कि किसी की डेथ हो गई और किसी का जन्म हो रहा है तो मरण और जन्म का सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाए। पावर और इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन जो है वो इंसान को उससे रिलेटेड चीजें आराम से हो जाएं ऑनलाइन। कंप्यूटर और इसी के साथ में जो कलेक्शन है प्रॉपर्टी टैक्स वो एक तरीके से, और ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी है उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सके। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर बात कर सकते हैं डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करके। तो ये जरूरी है, पर लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन कब होगा, जब वहाँ के लोग स्मार्ट होंगे। यानी कि वहाँ की जो जनता है अगर वही स्मार्ट नहीं होंगे तो वो स्मार्ट सिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सबको प्रोवाइड करानी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइएगा। हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर आज भी उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है जितना होना चाहिए, तो इसके ऊपर काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से काम करने की जरूरत है कि नहीं। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं येस या फिर नो में पूछना चाहूँगा और आप लोग बताना, आप लोग ये तो बात मानते हो ना कि ये जो पृथ्वी है हमारी प्यारी पृथ्वी, ये हम इंसानों के लिए भी है और जो यहाँ पर पशु पक्षी जानवर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके लिए भी है। यानी कि फ्लोरा एंड फ्यूना आप लोग बोल सकते हो, उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है। पर इन रियलिटी जो हम इंसान है ना वो इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं कि ये बस हमारे लिए ही है, इसके अलावा जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं बस वो हमारे रहमो करम और हमारी खैरात के ऊपर जिंदा रहें। और यही कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर जो बैलेंस है वो बिगाड़ता हुआ नजर आता है। और इसी को ध्यान में रखने के लिए बार बार कई सारी चीज़ें हम लोग को काउंट करनी पड़ती है। उसी में से एक है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही बताऊंगा। इसी के साथ में इस आर्टिकल के एंड में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने प्यार से इस आर्टिकल को सुना है। अभी मुद्दा क्या है पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ।
ये आर्टिकल हिंदू के अंदर भी कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है वो हर न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया जाता है। जीएस पेपर 3 के अंदर वाइल्ड लाइफ वाला जो टॉपिक है उसमें आप लोग इसको कवर करके देख सकते हैं। और ये टॉपिक तो ऐसा है कि प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है कि 2 दिन का ये सेंसस था, जिसको आप लोग हिंदी में जनगणना बोलते हैं, जिसमें एशिया के अंदर में जो वाटर बर्ड हैं, यानी कि जो पानी के अंदर में जो पक्षी पाए जाते हैं, उनको काउंट किया गया, यानी कि उनको गिना गया। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, उनको काउंट यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर ये कंडक्ट किया गया अभी आंध्र प्रदेश के अंदर में। इसको कवर करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उसके द्वारा यहाँ पर बहुत सारी साइट्स जो हैं उनको कवर किया गया, जैसे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इसी के साथ में कोलुरु लेक हो गया, कृष्णा सेंचुरी हो गया। तो यानी कि जहाँ जहाँ पर भी पानी के अंदर में बर्ड्स पाई जाती हैं उनको सबको यहाँ पर काउंट किया गया। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम मैंने आखिर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो पक्षी पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्कीमर, तो उस स्कीमर के बारे में बात की गई यहाँ पर अभी रिसेंटली, कि आंध्र प्रदेश के अंदर में प्राइम और सबसे सेफ रीजन माना गया है इन स्कीमर के रहने का। ये स्कीमर्स जो हैं, जो आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी, तो यहाँ पर बोला गया कि आंध्र प्रदेश के अंदर में जो देखने को मिलेगा पर्टिकुलर, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा रीजन बताया गया इनके रहने का स्कीमर्स के। दो बताया गया कि लगभग 250 के करीब स्कीमर जो हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में आज के डेट में पाए जाते हैं। तो इनको स्कीमर्स को हम लोग इंडियन स्कीमर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो स्कीमर्स हैं इनको कॉमन नाम दिया जाता है। एंड इनको देखिए कई सारे ना ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे नहीं घर पे कुछ और नाम हो गया, बाहर कुछ और नाम हो गया, तो ऐसे अलग अलग नामों से भी हम लोग पुकारते हैं। इसीलिए इन स्कीमर्स को जो आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे हैं, देखो कितनी प्यारी प्यारी ये पक्षी हैं, चिड़िया हैं, इनको हम लोग यहाँ पर सीजर के नाम से जानते हैं। सीजर बिल यानी कि कैंची नहीं होती है, उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो कॉमन नेम जो है इनका वो आप लोगों को देखने को मिलेगा स्कीमर्स का, सीजर बिल। ये बेसिकली आप लोगों को काफ़ी लार्ज स्केल में फैले हुए नजर आएंगे हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों कोस्ट पर। और यहाँ पर सबसे जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि किस एरिया में ये पाए जाते हैं, तो ऐसे पॉइंट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के स्टेट पीसीएस के अंदर, खासकर जब क्वेश्चन बनता है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर में आप लोगों को मेनली ये देखने को मिलेगा, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश वाला रीजन हो गया। तो इस रीजन पर इसके चलते ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इनका जो हैबिटेट है ये काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि कोस्टल एरिया में जैसे मैंने बातें की थी, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगों का रहना खाना पीना घूमना इन चीज़ों में ज़्यादा हो गया है, पॉलीथीन प्लास्टिक वो सारी चीज़ें, पानी का पोल्यूशन वो सारी चीज़ें, और ऊपर से हम लोग एक तरीके से नहीं जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पर भी इंसान अपना आधिपत्य जमा लेता है। जैसे मान लीजिए कोस्टल एरिया में मछली खाते हैं तो हम लोग मछली दबाकर पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी बातें हैं। तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी जो है वो बदतर बनती जा रही है कई सारे रीजन की वजह से। आप लोगों ने देखा खासकर आज की डेट में अगर बात करें, हम लोग रिवर के पानी को डिवाइड कर रहे हैं, कुछ पानी इधर पहुंचा दिया, कुछ इधर पहुंचा दिया, कुछ का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर लिया, कुछ का बिजली बनाने में इस्तेमाल कर लिया, जो बचा कुचा पानी है वो छोड़ दिया। वो इतना गंदा हो गया आगे चलकर कि उसमें से बदबू होने लगी, उसमें एक तरीके से जानवर भी मरने लगे। तो इनके रहने की जगह जो है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में सदमे में आ चुकी है। इसके चलते यहाँ पर आप लोग देखिए IUCN जो है यहाँ पर इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और CITES जो कन्वेंशन है उसमें इसको लिस्टेड अभी नहीं किया गया है, यानी कि इतना भी कम नहीं हुए हैं, पर लेकिन हाँ इनका हैबिटेट का लॉस जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर अभी फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अब कुछ बातें जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो बेसिक्स हैं, और उनसे क्वेश्चन भी आप लोग ये बन सकते हैं कि अच्छा ये क्या है और इसके बारे में आप लोग बताइए। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, एशियन वाटर बर्ड सेंसस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो इसको AWC में बोलूंगा। AWC जो है वो किस टाइम पर कंडक्ट कराया जाता है, तो याद रखिएगा हर साल जो इसका कंडक्ट कराने का टाइम होता है, यानी कि जब ये पक्षियों को गिनने बैठते हैं। वैसे टफ काम है कि नहीं, कौन कौन पक्षी आ रहे हैं उनको गिनना है, किस तरीके पक्षी आ रहे हैं, एग्जैक्टली तो काउंट नहीं कर पाएंगे, पर हाँ ये कि एक अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं जैसे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप लोगों को प्रिपरेशन के बेस पर अंदाजा लगता है कि हाँ यार सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर ये नहीं पता रैंक कितनी आएगी। आप लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी कि हाँ वेट तो कम हो जाएगा, पर कब तक होगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो वाली बातें निकल कर आती है। तो ये जो पर्टिकुलर जो सेंसस है ये मोर और लेस एक मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो जनवरी के महीने में ये कंडक्ट कराया जाता है यहाँ पर। और इसको कंडक्ट कराने के लिए हमारे देश में तो बेसिकली पार्टिसिपेट करती है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो एक इंडियन जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो यहाँ पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ, ठीक है।
तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग उसको बोल सकते हैं वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया। तो इंटरनेशनल साउथ एशिया वेटलैंड या वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया, और हमारी कंट्री में बॉम्बे हिस्ट्री जो सोसाइटी है यहाँ पर, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये दोनों मिलकर इसको कंडक्ट कराते हैं हमारे देश के अंदर में। यानी कि आप लोग नाम से देखिए ना, एशिया नाम लगा हुआ है यहाँ पर, तो एशिया लगा हुआ तो हमारे देश से तो है नहीं ओनली, तो इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करती है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ये है इंटरनेशनल जो यहाँ पर बेसिकली वाटर बर्ड सेंसस होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है एशियन वाटर बर्ड सेंसस, पर लेकिन जब एशिया की काउंट करेंगे, अफ्रीका की काउंट करेंगे, अमेरिका की काउंट करेंगे, तो तभी तो जाकर यहाँ पर पूरा इंटरनेशनल बर्ड सेंसस कंप्लीट होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग को जनगणना निकालनी है कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, तो हम लोग को यूपी की देखने को मिलेगी, बिहार की देखने को मिलेगी, तमिलनाडु की, गुजरात की, केरला की, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की, सबकी काउंट करेंगे तभी तो जाकर पूरे देश की जनगणना आएगी, तभी तो पूरे देश का सेंसस निकलेगा। इसी तरीके से इंटरनेशनल सेंसस अगर हम लोग को निकालना है तो सब राज्य का सेंसस जो है, जैसे हम लोग काउंट कर रहे हैं, ऐसे ही सब देशों का सेंसस या फिर कॉन्टिनेंट्स का सेंसस हम लोग को कंडक्ट करना पड़ेगा। तो ये उसका इंटीग्रल पार्ट है जो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसा नहीं यहीं पर ही होता है, जैसा मैंने बताया सेंसस आप लोगों को कहाँ कहाँ पर होता हुआ ये नजर आता है, तो ये अलग अलग रीजन में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये सेंसस देखने को मिलेगा, ऐसे ही यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को ये सेंसस यहाँ पर नजर आएगा, आप लोग यहाँ पर वेस्ट एशिया के अंदर देखने को मिलेगा, इस एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर आप लोग यहाँ पर बेसिकली बोल सकते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैरेबियन देशों के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि ये हर जगह आप लोगों को नजर आएगा, इसमें से काउंट किया जाता है और फिर उनको इकट्ठा करके हम लोग बताते हैं, अच्छा भाई यहाँ पर इतनी चिड़िया है, भाया यहाँ पर इतनी चिड़िया है, ठीक है। और ये सारी चिड़िया को इकट्ठा करके फिर बोल देते हैं कि भाया ये हो गया थारा इंटरनेशनल जो वाटर बर्ड सेंसस, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सारी चिड़ियों को काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये ओनली वाटर बर्ड यानी कि पानी में रहने वाली चिड़िया को काउंट कर रहे हैं। तो अगर वहां पर बोले कि इस पर्टिकुलर सेंसस में सारी चिड़िया को काउंट किया जा रहा है तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। यहाँ पर हमारे देश में ये जो सेंसस है ये पहली बार कब से कंडक्ट कराया गया, तो ये साल याद रखिएगा 1987 से हम लोगों ने अपने देश में बर्ड सेंसस कंडक्ट करना कराया। अपना देश शब्द बोलना यहाँ पर गलत होगा क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारे आसपास के भी देश यहाँ पर कवर किए जाते हैं। तो हमारी कंट्री की ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये इसमें पार्टिसिपेट करती है। इस पर्टिकुलर सेंसस में जो फोकस दिया गया वो इंडियन स्कीमर पर फोकस काफी ज्यादा दिया गया और ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछे, क्योंकि न्यूज में है तो क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले ये पाई कहां जाती है, तो आंध्र प्रदेश के जो पर्टिकुलर जो एरिया है जिसको आप लोग कायकानाडा बोलते हैं, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी एक स्टोरी के ऊपर। स्टोरी किसकी है, वो है गोदावरी रिवर की, यानी कि गोदावरी रिवर से कनेक्टेड आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आ जाएगी। और ऐसा नहीं है यहाँ पर आप लोगों को बस यही पक्षी देखने को मिलते हैं, आप लोगों को यहाँ पर जो वल्चर होते हैं ना, गिद्ध, वो भी काफ़ी लार्ज स्केल में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर मैंग्रोव्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट कौन से होते हैं, इनको आप लोग दलदली वन बोलते हैं, यानी कि दलदल यानी कि पानी के अंदर में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को मैंग्रोव्स फॉरेस्ट हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो उस एरिया में ही यहाँ पर ये जो स्कीमर्स हैं इनकी काफ़ी संख्या यहाँ पर देखने को मिली है। इसकी वजह से यहाँ पर कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये न्यूज़ में आ गई है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा जो है वो कब दिया गया था, इसको 1978 में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है और अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, ओलिव रेडली टर्टल या इंडियन टर्टल भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और 120 के अंदर जो स्पीसीज है माइग्रेटरी बर्ड है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पाई जाती है और अपना नेस्ट यानी कि घोंसले बनाती है जब उनको अपने बच्चे पैदा करने होते हैं। तो यह है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको सुन लिया, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चल गई। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, अब मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से सुन लिया, ठीक है। पढ़ाया है तो टेस्ट भी लेना बनता है ना, है? चलिए टेस्ट का टाइम आ गया। सबसे पहले बात करते हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में। तो बोला जा रहा है कि जनवरी में कंडक्ट कराया जाता है और वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मिलकर इसको कंडक्ट कराती है। ये एक इनिशिएटिव है 1987 में, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ना कि इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर करेक्ट पूछता तो आंसर आप लोगों का सी हो जाता।
तो बेसिक है, सारी बहुत ही अच्छे से पढ़ा है यहाँ पर। और जनवरी में हर साल आप लोगों को यहाँ पर ये सेंसस जो है वो कंडक्ट होता हुआ नजर आता है। तो एनुअली जनवरी में देखने को मिलता है, ठीक है, जर्मनी नहीं जनवरी, ठीक है। इंडियन स्कीमर्स के बारे में पूछा जाए तो ये है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि ये जो पर्टिकुलर स्कीमर्स हैं ये वाइड स्प्रेड हैं इन द, जो एक तरीके से मोर इन समर वाले रीजन में देखने को मिलेंगे जहाँ बेसिकली गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है। ये कोस्टल जो यहाँ पर स्टोरीज है, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, और मेजर थ्रेट है जो भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। तो सही आंसर यहाँ पर क्या, अगर उस हिसाब से देखेंगे जो आप लोगों को पढ़ा है, करेक्ट बताना है। 1 में बोला गया है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ए बी सी एफ डी आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आप लोग ये बताइए, उसके हिसाब से फिर यहाँ पर देखते हैं कि क्या है बेसिकली सही आंसर। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि क्या क्या सही है। तो मैंने यहाँ पर विंटर की बात नहीं की थी, ऑलरेडी समर में, विंटर में तो हम लोग इसको काउंट कर ही रहे हैं, तो समर की बात नहीं की थी, तो यहाँ पर विंटर होगा, ठीक है। तो विंटर यहाँ पर होगा। बाकी ये फाउंड किए जाते हैं जो स्टोरीज में है वो मैंने बता दिया, और ये मेजर थ्रेट है यहाँ पर, वो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ये इसका बेस्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, उसको फिर दूर किया जाएगा। यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेती है कि क्या कौन सी कैटेगरी में कहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब चलता रहता है, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। दोस्तों एक तो होता है करंट अफेयर जो कि आज आया और कल खत्म हो गया, एक होता है इशू। इशू ऐसा होता है कि जो आज आ रहा है, फिर 6 महीने बाद फिर आ गया, फिर 8 महीने बाद फिर आ गया, अगले साल फिर आ गया, उससे अगले साल फिर आ गया। तो इश्यूज को आप लोगों को बैठकर एक बार तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो रिपीट होता रहता है आप लोगों का, और वो ऐसा है कि हाँ आज भी आएगा कल भी आएगा। तो आप लोगों के पास में उसके प्रॉपर नोट्स बन जाने चाहिए कि फिर से रिपीट होगा तो कम से कम इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही एक पोर्शन है यहाँ पर ईरान, और इधर नीचे आएंगे वैसे तो यहाँ पर यूएई है, पर लेकिन यहाँ पर ये छोटा सा पोर्शन है ओमन का, इसके बीच में है स्टेट ऑफ हार्मुज। जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो चुनकर आए, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो ईरान न्यूक्लियर डील थी उससे अपना हाथ खींच लिया। तो उसकी वजह से इस एरिया में जो है काफ़ी चीज़ें गर्मा गई थी, और 2018 में तो इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ अटैक्स के इंसिडेंट भी यहाँ पर देखने को मिले। तो ईरान ने साफ साफ बोल दिया कि जो भी इधर आएगा उसको अपन की परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो अपन देख लेगा, ठीक है। तो यानी कि ईरान बोला कि यहाँ पर मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, अब मेरे से मिलकर यहाँ को जाओगे, यानी कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में, मतलब कि यहाँ पर अटैक कराने स्टार्ट कर दिए, जो कोई भी आ रहा है, ऑयल का टैंकर वगैरह वो सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ से निकल के आने लगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये एरिया बार बार न्यूज़ में रहता है, यानी कि आज आ रहा है कुछ दिनों बाद फिर आ रहा है। तो इस तरीके से इसकी न्यूज़ आप लोगों को चलती हुई यहाँ पर नजर आती है। इसीलिए कहते हैं कि इस तरीके के एरिया को एक बार बैठ के तैयार कर लो, तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा, ढंग से समझेंगे। अपनी कंट्री के कंपेयर में अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो ये है यहाँ से अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ से अगर आप लोग आएंगे तो ये वाली लोकेशन है, थोड़ा सा इसको जूम कर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि इस लोकेशन को आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। एग्जैक्ट लोकेशन तो आप लोगों को समझ में आ गई, अपनी कंट्री की लोकेशन देखनी है, उसके पास में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ हार्मुज। इसको आप लोग थोड़ा सा जब जूम करके देखेंगे तो आप लोग इसके आसपास वाली लोकेशन भी समझ पाएंगे, और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बात करें जैसे कतर यहाँ पर कंट्री हो गया, मतलब कतर की जितनी भी गैस है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जानी है वो यहीं से होकर जाएगी 100%। तो एक तरीके से ये एक रूट हो गया कि कतर तो दुनिया को एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है अगर यहाँ पर इसकी दादागिरी चलने लगेगी ईरान की। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका जो भी व्यापार होगा वो यहीं से होकर जाएगा। तो इस तरीके से मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ये पर्शियन गल्फ एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और दूसरी साइड में गल्फ ऑफ ओमन, उसको कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये अभी इसके बारे में अगर आप लोग बात करें, ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर, ये ओमन का रीजन है। तो यहाँ पर ये ओमन का रीजन है, और इसके साथ में आप लोगों को इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। ईरान ने क्या किया अभी यहाँ पर, ईरान ने मिलिट्री ड्रिल करी, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर अपना दादागिरी दिखाना, अपना एक्सरसाइज वगैरह करा दी, कुछ वेपन लेकर आगे बैठ गए, थोड़ा ताश पत्ते खेले बैठ कर यहाँ पर लोगों ने अपना बंदूक लेके अपनी, और मतलब एक तरीके से दिखा के चले गए कि यहाँ को आओ तो थोड़ा होश में आना, नहीं तो हम लोग जो है देख लेंगे। तो इस तरीके से ये एक इंटरनेशनल इवेंट बन जाता है जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान जो है उनके द्वारा स्टार्ट की गई एनुअल ड्रिल कोस्टल एरिया में, यहाँ पर खासकर गल्फ ऑफ ओमन के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये स्टेट ऑफ हार्मुज वाला रीजन।
और जैसा मैंने बताया ये एक ऐसा रीजन है जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो रीजन है ना यार, ये एनर्जी रिच रीजन है, यानी कि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो गैस होती है या फिर क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है। और हमारे जैसे देश के लिए इस एरिया में शांति रहना बहुत जरूरी है, अगर शांति नहीं रहेगी तो हमको दिक्कतें हो जाएंगी। तो स्टेट ऑफ हार्मोज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो डिस्टेंस है आप लोगों के सामने, ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है, कितनी है, ये है 21 माइल। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर 1 माइल्स में जो है कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 माइल्स में लगभग 1.6 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जब यहाँ पर 21 माइल्स हो गए तो ये लगभग आप लोगों को 33 किलोमीटर के करीब आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। ये जो डिस्टेंस आप लोगों के सामने है, यानी कि बहुत ही ज्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत ही एक नैरो टाइप में इसको बेसिकली बोल देते हैं, पर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर हो जाता है। इधर गल्फ ऑफ ओमन हो गया, ठीक है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ हो गया, इसके एग्जैक्ट बीचों बीच में आप लोगों को यहाँ पर ये लोकेशन नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है यहाँ पर, इसमें कई बार कई सारी जो नाव वगैरह हैं उसमें अटैक होते हैं, कई बार यहाँ पर कहीं एक तरीके से ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है किसकी वजह से यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऑयल टैंकर गुजरते हैं तो कई बार यहाँ पर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है इस पर्टिकुलर रीजन में, ताकि जो चीजें हैं वो आराम से यहाँ पर जा सके। तो इसकी वजह से कई बार यहाँ पर न्यूज में रहता है। बात की जा रही है कि यहाँ से अगर आप लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन से, अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 21 मिलियन बैरल ऑयल ए डे पर डे के हिसाब से 21 मिलियन आप लोग समझ सकते हैं। मतलब एक तरीके से बोलूं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 210 लाख बैरल यहां से निकल कर जा रही है हर दिन तेल की। ये यहाँ पर इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि ग्लोबल लेवल पर कितना लार्ज स्केल पर इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की दुर्घटना घटती है तो नहीं कहते सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और उसके बाद में फिर जो है बस क्या क्या होगा वो सभी आप लोग जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि एक ऐसा रीजन है जहां से ऑयल ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है सप्लाई किया जा रहा है। तो जब भी इसके बारे में बात आती है तो इसलिए कहते हैं कि इस रीजन को सिक्योर होना काफी जरूरी है, इस रीजन को शांत होना काफी ज्यादा जरूरी है, और इस रीजन में जितनी सिक्योरिटी और शांति रहेगी इसके ऊपर जो डिपेंडेंस देश है उनकी जिंदगी जो है वो थोड़ी आसानी से कटती रहेगी, वरना उनको दिक्कतें फिर देखने को यहाँ पर मिलने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि कोई भी दिक्कत होती है तो बैठ के यार उसको सुलझा लो, क्योंकि ये एक अकेले की बात नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों को मैंने बताया था रसिया और यूक्रेन की लड़ाई से अफ्रीका भूखा मर रहा है, तो यहाँ पर अगर लड़ाई होगी तो इंडिया जैसे देश में यहाँ पर तेल की एक तरीके से ना बहुत ही लार्ज स्केल पर कमी आएगी। और आप लोगों को पता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्या है, सोचो ये 200 200 300 300 हो गए, फिर क्या हालत होगी। तो इसलिए जरूरी है एक तो यहाँ पर शांति रहना, दूसरा हमारे लिए भी जरूरी है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव खोज कर रखें ताकि कल को यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाए तो हमारी चीजें न रुके, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस रीजन के बारे में ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोला गया यहाँ पर मुसंदम पेनिसुला। तो ये पर्टिकुलर किसका रीजन है, ये रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा ओमन का, ठीक है। ओमन का ये रीजन यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। तो ईरान और ओमन के बीच में है यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज, ना कि ईरान ऑफ जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में है। ये क्वेश्चन अभी किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, क्यों, क्योंकि जब न्यूज में रहती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोर्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा। यहाँ पर पता है आप लोगों को इसका बंदर अब्बास, कई बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया यहाँ पर इसके बारे में। तो बंदर अब्बास जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पोर्ट है, ये ईरान का पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो लोकेशन है यहाँ पर, ये हो गया चाबार पोर्ट और ये हो गया यहाँ पर गवादर पोर्ट। तो एक साइड में पाकिस्तान हो गया, जो कि पाकिस्तान का चाबार पोर्ट जो है वो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, और गवादर पोर्ट जो है उस पर इंडिया के द्वारा यहाँ पर काम किया गया है, ठीक है। तो सॉरी, चाबार पोर्ट पर और गवादर पोर्ट पर पाकिस्तान के द्वारा काम किया गया। तो ये पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, अगर आप लोग देखोगे तो इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इस पोर्ट के थ्रू यहाँ पर हम लोग कनेक्टिविटी बनाने की बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बन जाएगी इसके थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में तो हमारे रिलेशन कुछ ज्यादा एक तरीके से अच्छे हैं, लंगोटिया यार हैं हम लोग एक दूसरे के। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए ये जो लोकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और बात आप लोग जो यहाँ पर याद रखते हैं, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे आते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर, आप लोग उस पोजीशन को देखकर ही समझ पाएंगे किसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। ये है रामसर। जो रामसर साइट आप लोग देखते हैं ना, वो रामसर जो बेसिकली कन्वेंशन हुआ था वो ईरान के अंदर ही हुआ था। तो उसी के नाम पर, इस पर्टिकुलर एरिया के नाम पर यहाँ पर उसका रामसर कन्वेंशन नाम रखा गया है। तो अगर ये पूछ बैठे आप लोगों से कि रामसर जो कन्वेंशन है वो बेसिकली किस पर्टिकुलर उसके नाम पर रखा गया है, तो ये ईरान के नाम से आप लोगों को यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये जो हुआ था कब हुआ था आप लोगों को पता है ना, 1971 में तो हुआ था।
और इसी के साथ में 1975 में जो है उसको एक तरीके से कंप्लीट किया गया था, इफेक्टिव वे में उसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो ईरान के अंदर लोकेशन देखने को मिलेगी। और ये इधर क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया ये कौन सा बेसिकली सी है, ये आप लोगों को बताना है। इतना तो याद हो गई चलिए आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वैसे तो इसकी कोई ज्यादा एग्जाम के लिए वैसे तो इंपॉर्टेंस नहीं कि आप लोगों से पूछेंगे यहाँ पर क्या हो गया, पर लेकिन ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बड़ा प्यारा यहाँ से बन जाता है बड़ी फ्रीक्वेंटली, और पहले पूछा जा चुका है, तो उसके पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, इसको अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन से आंसर देता है। बात की जा रही है स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में। तो स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में यहाँ पर क्या बोला गया कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो एक तरीका नैरो चैनल है, अप्रोक्सीमेट 30 माइल्स वाइड। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा। तो नंबरिंग में शायद कोई रियरली कोई गलती करेगा आप लोग यहाँ पर एग्जाम के अंदर में, जो यूपीएससी में खासकर नंबरिंग में नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे किसके बीच में है। तो ओमन के बीच में बोला गया है, और ईरान का जो बेसिकली यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया जिसका नाम है मुजदम, ठीक है। दूसरा बोला है कनेक्ट करता है बेसिकली पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में। और नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि सऊदी अरेबिया, जो ईरान, ये यूएई और इराक, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑल द मेंबर ओप जो यहाँ पर ओपेक हैं वो शिप करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया से अपना जो भी क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल होता है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो। तो ये अच्छे से आंसर आप लोगों को देना है। देखता हूं कौन सी आंसर यहाँ पर इसका देता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि आप लोग यहाँ पर अच्छा पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में कनेक्ट करता है। तो सही आंसर यहाँ पर बी, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये ईरान का नहीं है मुजदम, ये किसका है? ओमन का है। ईरान से तो ऊपर से कनेक्ट हो रहा है, और मुजदम किसका था? ये ओमन का था। तो इसके बीच में कनेक्टिविटी बन जाती है। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमन को कौन कनेक्ट करता है? तो स्टेट ऑफ हार्मुज यहां पर इसको कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। और छोटी सी बात जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये स्टेट ऑफ हार्मुज किसके नाम पर रखा गया है? तो हार्मुज नाम का यहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर आइलैंड देखने को मिलेगा, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि हाँ किसके नाम पर रखा गया। तो ईरान का हार्मुज है। जैसे इंडियन ओशन, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन का नाम आप लोगों को देखने को मिलता है, ऐसे ही इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोचो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और कहने के लिए छोटी सी न्यूज़ है और आप लोगों पर, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर प्यारे प्यारे क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि क्वेश्चन भी अगर बने एग्जाम में तो वो क्वेश्चन ना कम से कम आप लोगों का छूटे। कंफ्यूजन है या फिर क्लियर हो गया? आप तो आंसर दे दोगे ना, हाँ यस या फिर नो। एक बच्चा कह रहा है कि सर साइंस एंड टेक के टॉपिक देखने को मिलते ही नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो डेली या फिर 1-2 दिन के अंदर में कोई ना कोई साइंस एंड टेक का टॉपिक आप लोगों का आराम से कवर हो जाता है। तो आप लोग साइंस एंड टेक को ऐसे मत बोलो कि कवर नहीं हो रहा है। आप लोग अगर रेगुलर नहीं सुन रहे हो तो अलग बात हो सकती है। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा एक स्टार्टअप के बारे में, एक सिस्टम के बारे में, जिसके द्वारा यहाँ पर एक ड्रोन डेवलप किया गया है। और ये ड्रोन 5G इनेबल्ड है। भले ही आप लोगों के फ़ोनों में यहाँ पर अभी 5G नहीं पहुँचाओ, पर लेकिन जो ड्रोन है वहाँ पर 5G की बात की जा रही है। तो अपने ही आप में काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो स्टार्टअप है वो निकल कर आ रहे हैं और ऐसे कोई ड्रोन डेवलप कर रहे हैं जो कि सीधे के सीधे उड़ जाते हैं और वहीं पर ही आकर रखे जाते हैं। यानी कि इनको दौड़ने के लिए एक रनवे की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि उसको दौड़ने के लिए एक रास्ता चाहिए। मतलब ये क्या करते हैं, ये इनकी लैंडिंग है वर्टिकल टेक ऑफ, और वार्प्लो को जो लैंडिंग है वो भी ऐसी देखने को मिलेगी। इसको VTOL बोलते हैं, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। कैसे होती है ये? कुछ ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि सीधा का सीधा ऐसे आकर यहाँ पर रखा गया। तो ये होता क्या हो गया, एक तरीके से वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग हो गई। और ये तो सॉफ्ट लैंडिंग आप लोग इसको बोल सकते हैं। यही वो सिस्टम था जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी की थी जब हम लोगों ने अपने चंद्रयान मिशन के बारे में बात की थी। ऐसी ही सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी उसकी, पर लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। और वो जैसे गेंद पड़ती है ना ठप्पा खा के ऐसे, और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए उसके टुकड़े कई बार ना शब्द ऐसे निकल जाते हैं, टुकड़े ये क्या शब्द है यार टुकड़े हो गए, इसका चूरा हो गया। बेसिकली चूरा बोलना था, ठीक है, चकनाचूर हो गया। तो यहाँ पर इसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। तो स्टार्टअप जो फिल्म है जिसका नाम है IG ड्रोन, उसके द्वारा यहाँ पर एक देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर ये बेसिकली सिस्टम है जिसको VSUT बोला गया है। और यहाँ पर नाम याद रख लेना, ठीक है। इसको बेसिकली वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर, जो कि कैंपस है उड़ीसा के अंदर में। उड़ीसा वाले बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं आजकल। आप लोगों ने देखा होगा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे ऐसे भी फैमिली मेंबर हैं जो उड़ीसा में भी स्टेट PCS के अंदर सेलेक्टेड हुए। तो ये काफ़ी एक तरीके से गर्व की बात है। तो यहाँ पर 5G इनेबल ड्रोन ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का सिस्टम इसके अंदर में है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। स्काई हक इसका नाम रखा गया, स्काई हक। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है। इसके बारे में बोल देंगे कि एक बंदूक है, कुछ भी बोल देंगे जो आप लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में, कोई ऐसी स्टेटमेंट तैयार कर देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि बेसिक चीज़ें आप लोगों को उसके बारे में पता रहेंगे तो आप लोग अच्छे से पकड़ पाएंगे कि अच्छा किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर एक तरीका ये ऐसा सिस्टम हो गया जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी अगर बात करें यहाँ पर इसके अंदर में एडिशनल आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्मल इमेजिंग, इसी के साथ में यहाँ पर मॉनिटरिंग बॉर्डर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से काफ़ी अच्छा सिस्टम है जो कि हम लोग काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई, इसको ऐसा नहीं कि रनवे चाहिए उड़ने के लिए, कहीं पर भी रखकर इसको बेसिकली उड़ा सकते हैं, कहीं पर भी रखकर इसको एक तरीके से उतार सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। तो इस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। थर्मल इमेजिंग भी है, जिंदा और मरे हुए इंसान को यहाँ पर पहचान सकता है। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। 10 किलोग्राम तक का पेलोड जो है वो लेकर चल सकता है। 5 अराउंड जो यहाँ पर एक तरीके से जो आर का इसके अंदर में सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं। 5G से इनेबल, फर्स्ट 5G इनेबल ड्रोन बोला जा रहा है इसको। तो इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए कि फर्स्ट 5G जो इनेबल ड्रोन है किसके द्वारा बनाया गया, कौन से राज्य में यहाँ पर, और क्या उसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आप लोगों को देकर इस तरीके से स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेंगे, तो कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेशनल लेवल की जो वन लाइनर न्यूज़ होती है। पता रहता है आप लोगों की देश में क्या क्या चल रहा है, एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है कि G20 की जो थिंक 20 मीटिंग जो है वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर में। तो ये स्टेट लेवल के एग्जाम में और डायरेक्ट कई बार स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि G20 की मेन समिट हम लोग होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा। विशाखापत्तनम सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, स्टार्ट की गई हमारे देश के अंदर में। इसी के साथ में देश के अंदर में जैसे कि मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। किस किसने इसको एंजॉय किया? ये ऐसे फेस्टिवल होते हैं यार जो आप लोग के अंदर में एक नई एनर्जी लेकर आते हैं। अब यहाँ से ये भी बताते हैं कि सर्दी हो गई फुर, ठीक है। यानी कि एक तरीके से सुनो ना, जनवरी जर, फरवरी फर और मार्च में पेपर, सुना है ना आप लोगों ने, ऐसा कुछ बोलते थे ना जब यहाँ पर मार्च में पेपर आया करते थे 10th और 12th के, जनवरी जर, फरवरी फर, मार्च में पेपर, ऐसे ही गुस्सा से, ठीक है। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो अभी आप लोग की जो वो है खत्म हो चुकी है, और थोड़ा सा आप अच्छे से फोकस देना, ठीक है। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग जो ग्रुप है उसकी मीटिंग आप लोगों को पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। देखिए ये अलग अलग जगह मीटिंग क्यों हो रही है, इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर यह है ताकि पूरे देश की कल्चर जो है वो अच्छे से हम लोग दुनिया को दिखा सकें, उसको रिप्रेजेंट कर सकें और उसको ढंग से एक तरीके से लोगों तक पहुँचा सके। तो ये बेसिक पर्पज है। सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया 5 ईयर नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी जो मिशन है यहाँ पर म्युनिसिपल सर्विस और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, जो कि मैंने अभी बताया क्या क्या सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जानी है। तो सेंटर का प्रोग्राम है, याद रखिएगा, बोल देंगे स्टेट का प्रोग्राम है, नहीं, इंप्लीमेंटेशन जो है वो थ्रू स्टेट के हो सकता है, पर लेकिन प्रोग्राम जो है वो सेंटर का है। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो इंप्लीमेंट करने की जो बातें होती हैं वो स्टेट मशीनरी के ऊपर होती हैं, वरना ये बोलेंगे सेंटर यार छेड़खानी कर रहा है हमारे साथ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन की बात की गई एक ऐसे गांव में जिसका नाम है यहाँ पर पुंडांग। ये ऐसा गांव है जहां पर आज़ादी से बाद में आज पहली बार यहाँ पर जो है वो रोड बनाई जा रही है। सोच सकते हैं आप लोग कितनी दयनीय कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग को सब जगह फोकस देकर चलना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम निकल कर आती है। कई बार ना हम लोग चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल की इक्का दुक्का न्यूज़ थी जो कि याद रखिएगा, कई बार पूछ ली जाती है, कुछ कुछ ऐसी खबर रहती है जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए यहाँ पर एक तरीके से, तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है ये इकोनॉमी वाला सेक्शन है। तो इकोनॉमी वाली न्यूज़ में कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर तो आप लोग स्टार भी लगा सकते हैं। ऐसी एक पहली न्यूज़ आप लोगों के सामने है। रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है किसके द्वारा बताया गया, तो ऑक्सफोम की रिपोर्ट है जिसमें ये बोला गया, ये सोचने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1% इंडिया के जो रिच यानी कि अमीर लोग हैं, यानी कि 1% लोगों के पास में 40% हमारे देश की टोटल वेल्थ है। यानी कि वो इतने अमीर हैं कि देश की 40% जो है एक तरीके से चीज़ें उन्हीं के पास में है, और बाकी जो बॉटम का हाफ है यानी कि नीचे के जो 50% पॉपुलेशन है उनके पास में जस्ट 3% आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली वेल्थ देखने को मिलेगी। एक कहावत नहीं सुनी आप लोगों ने, कई बार मेरे मुंह से भी सुना है कि आधे में राम और आधे में गाम, तो वो कहावत यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो यहाँ समझ सकते हैं 50% बॉटम की जो जनता है उनके पास में 3% वेल्थ है, तो वो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आज उनके पास में नए तरीके खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो ये बातें बोली गई है। ये एक डिफरेंट न्यूज़ हो सकती है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से। जापान का SMBC बैंक और इसी के साथ में यहाँ पर ओकात्री, हाँ, ये कैपिटल मैनेजमेंट, इनके द्वारा अभी बोला गया कि IDBI बैंक के अंदर में स्ट्रेटेजिक स्केल जो सेल है वो यहाँ पर करना चाहते हैं। तो IDBI बैंक के साथ में कनेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है।
ये एक अच्छी न्यूज़ लगी मुझे पर्सनली। स्विगी के द्वारा यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की जा रही है, जो कि उसके डिलीवरी पार्टनर है और जो इसके डिपेंडेंट है, यानी कि कोई डिलीवरी करने वाला अगर बच्चा है, ठीक है, वो कहीं पर सामान लेके जा रहा है, उसके घर वाले अगर उनको कोई दिक्कत हो जाएगी तो एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो यहाँ पर स्विगी प्रोवाइड कराएगा, कोई दिक्कत उनको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली एक्सटेंड किया गया टेन्योर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का, जिनका नाम है यहाँ पर संजीव चड्डा। तो संजीव चड्डा को 2023 तक का यहाँ पर जून तक का इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, जो कि खत्म हो रहा था यहाँ पर। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार बैंकिंग के अंदर में, ठीक है। ये CII बिजनेस जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स है यहाँ पर अक्टूबर दिसंबर का यहाँ पर अभी हाईएस्ट जो एक तरीके से रीडिंग देखने को मिली 2 ईयर में, ये बातें यहाँ पर बोली गई है। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, ठीक है, जो है रिवर क्रूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी आप लोगों को देखने को मिला हमारे देश में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है, जिसका नाम आप लोगों को पता है क्या था, मैंने बताया था, ठीक है, गंगा विलास के नाम से, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये पटना से होते हुए आगे बढ़ेगा अभी और बांग्लादेश से होते हुए आसाम के अंदर में जाएगा। तो इसका पाथ जरूर याद रखना आप लोग। वाराणसी से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ये पटना पहुंचा, अब पटना से आगे चलेगा, फिर बहता बहता इस तरीके से यहाँ पर बहती हवा सा था वो, तो फिर यहाँ पर डिब्रूगढ़ पहुंचेगा आसाम के अंदर में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मुजली आइलैंड है उससे भी होता हुआ जाएगा। ये वही आइलैंड है जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से बातें भी डिस्कस की थी। बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में 20-50 सालों में ये आइलैंड जो है बह जाएगा और खत्म हो जाएगा, और ये पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट था हमारे देश के अंदर में। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना जितने चाहो। दावोस के अंदर में समिट होती है हर साल, ये होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट। इस समिट के अंदर में किसी पर्टिकुलर मुद्दों के ऊपर बात की जाती है कि क्या क्या मुद्दे दुनिया में चल रहे हैं। तो उसी में से जो एक समिट है यहाँ पर ये आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यहाँ पर ये जो समिट होती है, इसमें बेसिकली जो भी ऐसे मुद्दे होते हैं जिसकी बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले मुद्दे हैं, उनके ऊपर में बैठकर ये बातें करते हैं। तो अभी जो ये बातें कर रहे हैं, दुनिया जो है वो टूटा हुआ है, कोई खासकर अगर बात करें कोविड-19 के टाइम पर भी टूटा हुआ था, और यहाँ पर अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से भी काफी लार्ज स्केल पर टूटा हुआ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर बेसिकली थीम इसीलिए ये रखी है कि कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी कि भले ही हम लोग टूटे हुए हैं पर फिर भी कोऑपरेट करो। तो इसमें थीम रखी गई यहाँ पर। ये दावोस के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर मीटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। दावोस कहाँ पर है ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक ऐसा बॉडी है जहां पर इंटरनेशनल लेवल के जो है पब्लिक और प्राइवेट लोग आकर मिलते हैं और इसकी मीटिंग कंडक्ट कराते हैं, और ये 1971 में ये स्टार्ट किया गया था। इसके द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट होगी, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट होगी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी यही प्रस्तुत करता है, ठीक है, और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म यही प्रस्तुत करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यही प्रस्तुत करता है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये बॉडी। तो स्टार लगा लेना, ये सारी रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी है, ठीक है। देखिए ये जो ब्रिटेन और यूएसए जो रसिया के अंदर में जो वार चल रही है ना, बेसिकली यूक्रेन और रसिया के अंदर में, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड चाह नहीं रहा है रुके, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से रसिया को अच्छा खासा उलझा रखा है। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने भी अभी 14 के करीब अपने जो बैटल टैंक हैं वो यूक्रेन की सपोर्ट में भेज दिए यहाँ पर। तो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा क्या कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। तो रसिया को एक इतनी लंबी वॉर में ढकेल दिया गया ताकि रसिया जल्दी से अब उठ ना पाए, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। अर्थक्वेक जो कि लगभग 6.0 मैग्नीट्यूड का अभी यहाँ पर देखने को मिला, ये नॉर्थ सुमात्रा इंडोनेशिया का जो आइलैंड है वहां पर आप लोगों को नजर आया। लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, यह है सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी। तो ये इंडोनेशिया के अंदर में है। तो क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वहां पर कैलिफोर्निया को लेकर चिंतित है, मैंने बताया था वहां पर बर्फीले तूफानों और भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, पानी बाढ़ सब एक तरीके से। तो विंटर स्टॉर्म भी देखने को मिल रहे हैं। तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है जो बाइडेन साहब के द्वारा। तो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर ये दिक्कतें होती हैं, वहाँ पर भी इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो अमीर देशों के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रहा है, इसलिए उनको समझ में आ रहा है कि दिक्कतें क्या होती हैं, ठीक है। तो बड़ी ही बेसिक सी चीज़ थी। तो ये थी हमारी कुछ न्यूज़। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। नेशनल न्यूज़ देख ली, इकोनॉमी वाली न्यूज़ देख ली, यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक एरिया भी देख लिया, और वर्ल्ड वाली भी न्यूज़ हम लोगों ने देख ली कि दुनियादारी में क्या क्या चल रहा है।
अब अगला पड़ाव हमारा है, ये है क्वेश्चन वाला सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक छोटू टेस्ट सीरीज आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये छोटू टेस्ट बोल सकते हैं, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को उनके आंसर देने हैं, और ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं, ठीक है। और एक सी सेट का क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ पर होगा, ये डायरेक्शन वाला है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, वीडियो को पॉज करके देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी कंट्री के साथ में इंडिया ने साइन की है एमओयू, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके डिप्लोमेट ट्रेनिंग के अंदर में, यानी कि डिप्लोमेट को ट्रेनिंग देने की बात यहाँ पर इंडिया कर रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं यही एक देश है, हमारा देश पहले भी यहाँ पर कई सारे देशों में डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। हमारे देश के माइंड जो है ना, बेसिकली हमारे देश के जो आईएएस ऑफिसर हैं इतने खतरनाक दिमाग हो जाते हैं उनके, यूपीएससी का सिलेबस कवर करके जाते हैं कि वो दुनिया को ट्रेनिंग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मालदीव, यूएई, पनामा या फिर मलेशिया, किसको ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने अभी यहाँ पर स्टेटस ले लिया, वर्ल्ड में फर्स्ट फुल्ली डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी हो गई है वो, ये वर्ल्ड की बात की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी, अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो काफी प्यारी स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है, ठीक है, आंसर आप लोगों को देना है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। मेरी हंसी देखकर समझ जाना चाहिए वैसे आंसर क्या होगा। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है पहले तो ये बताना है, और फिर यहाँ पर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो स्टार्टअप के बारे में बात की जा रही है, यानी कि बिजनेसेस के बारे में बात की जा रही है, और बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप लोगों को बताना है। हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज होगा ही नहीं, नॉर्मल सी बात है। ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ये हो सकता है, कॉमर्स इंडस्ट्री हो सकता है, स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है, तो आप लोगों को आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, फिर आंसर बताया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड में फर्स्ट पाम लीफ जो यहां पर मैन्युस्क्रिप्ट है म्यूजियम, वो स्टैब्लिश किया गया यहां पर कौन से बेसिकली स्टेट के अंदर में। ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया भी था मैंने, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों इससे क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में बातें की जा रही है। तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप या फिर अंडमान एंड निकोबार। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देखता हूं कौन से आंसर देता है। सी सेट वाला अटेम्प्ट कर लिया, सी सेट वाले को अटेम्प्ट करिए, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इजिली से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आंसर क्या है यहाँ पर, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर है यहाँ पर इसका बी, ठीक है। देख लेना एक बार अटेम्प्ट करके, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारी कंट्री और जो बेसिकली यहाँ पर मिलकर काम करेंगे पनामा, ठीक है। तो पनामा के साथ में यहाँ पर ये काम किया जाएगा। इंडिया और पनामा के द्वारा एमओयू साइन किया गया यहाँ पर कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो जयशंकर साहब है, बायलैटरल मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके चलते यहाँ पर इंदौर के अंदर में मिले थे। तो यहाँ पर ये इसी के चलते जो प्रवासी भारतीय दिवस पर ये बातें आगे बढ़ी थी, ठीक है। तो पनामा है ये देश, ठीक है। ये इसी के साथ में फुली डिजिटल पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो ये कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि दुनिया में पहला खिताब हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, फर्स्ट फुल्ली डिजिटल पार्टी। तो ये काफी बड़ी बात है अपना, ठीक है। तो एक तरीके से पब्लिक एक्सेस है यहाँ पर, सारी चीजें किस तरीके से यहाँ पर आराम से वो चीजें की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम है सरल, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो रिपोर्टिंग एनालिसिस करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यहाँ पर ये सारी बातें सामने निकल कर आई है। तो बेसिक चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पर इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है। और ये वीक अभी कब कंप्लीट हुआ यहाँ पर इनोवेशन वाला, तो यहाँ पर ये 10 से लेके 16 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। तो यहाँ से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। इनोवेशन वीक जो है वो कब से कब तक रहता है, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको बेसिकली सेलिब्रेट करती है, इनोवेटिव आइडियाज निकल कर आए ताकि। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जनवरी के महीने में आता है ताकि स्टार्टिंग में ही इनोवेटिव आइडिया आए और पूरे साल फिर उन इनोवेटिव आइडिया को इस्तेमाल किया जाए, है कि नहीं। तो यही बातें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये मैंने डिस्कस किया था, ये केरला के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो केरला के अंदर में यहाँ पर ये सिस्टम जो है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। और दुनिया का पहला है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बेसिक सी सारी न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और याद रखिएगा। एक लोकेशन डेली हम लोग डिस्कस करते हैं। आज की जो आप लोग की लोकेशन है वो है रिंग ऑफ फायर। ये इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि मेंस के अंदर भी यहां पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स तो हो गया दूर की बात।
तो यहाँ पर मेंस में यहाँ पर रिंग ऑफ फायर जो है इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो वो नाम वहाँ पर दे दिया था। पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये सिस्टम देखने को मिलेगा। ये जो रिंग ऑफ फायर है ये एक ऐसा एरिया है यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर आसपास वाली जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है ज्योग्राफी के अंदर में, यहाँ पर आग लगी रहती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। यानी कि यहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक आप लोगों को आता हुआ नजर आता है। तो ये मोस्ट अनस्टेबल रीजन बोल सकते हैं, इसलिए जापान में बहुत ही लार्ज स्केल पर आप लोगों को भूकंप आते हुए नजर आते हैं, जापान साउथ कोरिया वाले रीजन में। यूएसए का भी ये साउथ वाला रीजन हो गया। तो ये सारे इस पर्टिकुलर बेल्ट के अंदर में यहाँ पर पड़ते हैं। ये काफ़ी लंबी बेल्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, आप लोग इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, इसको रिंग ऑफ जो फायर के नाम से भी जानते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा दी है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। तो नाम चेंज कर कर भी आप लोगों से बातें पूछ ली जाती हैं। जो इंडोनेशिया के अंदर ना कई बार वोल्केनो इरप्ट होते हैं, तो ये इसी बेल्ट के अंदर में आता है, दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहाँ से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरनाक लेवल की बेल्ट है ये। एक तरीके से अच्छा मुझे लगता है कई बार देखे कि हम लोग इस बेल्ट के पास में नहीं है, ठीक है। तो वरना यार दिक्कतें देखने को मिल जाती है, मतलब कभी ना कभी पता चला कुछ टाइम के बीच बीच में लोगों की जान जा रही है कि नहीं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी चीज़ आप लोग बोल सकते हो कि हम लोग फिर भी काफ़ी स्टेबल एरिया में है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्री कंपेयर में करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर में हम लोग वोकेबलरी डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना, ये सारी चीज़ें सीखोगे। एंटोनिम सिनोनिम्स भी आप लोगों के सामने यहाँ पर, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग के अंदर भी। और आंसर क्या हो रहा है आंसर राइटिंग के अंदर भी आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेगा। तो एक एक शब्द देखते हैं, इनके ऊपर सेंटेंस फ्रेम करते हुए चलिएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। पहला जो यहाँ पर शब्द है ये ऑटोनमस, ऑटोनमस, ठीक है। तो ऑटोनमस जो है बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्न, एक तरीके से ना अपने आप ही चल रहा है, यानी कि खुद का स्वामी है भाई साहब ये, ठीक है। ऑटोनॉमी चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। तो इसको बेसिकली ऑटोनमस बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो किसी देश या क्षेत्र के नियंत्रण के बाहर आप लोग उसको बोल सकते हैं। अपनी स्वतंत्र एरिया को भी आप लोग बोल सकते हैं कि ये रीजन ऑटोनोमस रीजन है, कोई इसके ऊपर अपना आधिपत्य नहीं दिखाएगा। जैसे नहीं जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा बोला गया था कि मैं ऑटोनोमस रहना चाहता हूँ, ना पाकिस्तान के साथ में जाऊँगा ना इंडिया के साथ में। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर इतना कंफर्ट प्रोवाइड करा देते हो ना, मज़ा आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं कंफर्ट नहीं देता हूँ यहाँ पर, मैं सोलेस देता हूँ। सोलेस, सोलेस मतलब एक तरीके से आश्वासन। इसका मतलब क्या होता है? कंफर्ट। तो आराम, कंफर्ट नहीं है बेसिकली। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेहनत करके बनाई गई हैं, इनका इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा। तो सोलेस, कंफर्ट बोल सकते हैं, यहाँ पर कंसोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द आप लोगों के सामने हैं, इनको भी आप लोग चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बच्चा जो है वो सारे शब्दों पर सेंटेंस फ्रेम करता है, ठीक है। कई बार उसने मेल सेंड किया मुझे, मतलब मैं देख के सरप्राइज था, मतलब इतने सारे जो शब्द हैं हर एक शब्द के ऊपर सेंटेंस फ्रेम कर रहा है, ठीक है। और बोला है कि सर जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से मेरी इंग्लिश जो है बहुत इंप्रूव हो गई है। तो यार देखो चीज़ें वही हैं, आप लोग कितना उसका इस्तेमाल करते हैं वो वाली बातें होती हैं, ठीक है। तो अगर इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्टिविटी भी आएगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है, और ये आप लोग एक ऐसे इंसान को बोल सकते हैं जो उस चीज़ के बारे में कुछ जानता तो नहीं पर ज्ञान चेप रहा है, ठीक है। तो फ्लेजलिंग, तो एक तरीका है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि इस चीज़ के बारे में पता नहीं है पर बताया जा रहा है, ठीक है। कि पता चला एक तरीके से ना, कभी किताबें उठा के नहीं देखी, कभी पढ़ाई नहीं करी, हाँ यूपीएससी की तैयारी ऐसे कर लो, यूपीएससी की तैयारी वैसे कर लो। तो एक तरीके से उसको ये भी नहीं पता है कि एनसीईआरटी कौन कौन सी है, ठीक है। उसको ये भी नहीं पता है कि मतलब एक तरीके से इंटरव्यू में कितने नंबर का होता है, कितने सब्जेक्ट है, बस एक तरीके से वह रट्टे लगा रहा है। तो नहीं, एक अभी एक पर्टिकुलर एक बात बताऊँ आप लोगों को। एक दोस्त है, वो अभी जो है सिलेक्शन हुआ उसका स्टेट पीसीएस के अंदर में, तो वो बेसिकली यूपीएससी के नाम से थोड़ा घबराता था पहले से ही, ठीक है। तो एक दिन बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, उसकी वाइफ भी थी, तो ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था। तो बोल रहा है उसकी वाइफ बोल रही है कि यूपीएससी की तैयारी कर लो आप, स्टेट पीसीएस में तो हो गया। तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, झिल्ला के पड़े वहाँ पर, कह रहे हैं कि इतना दिख रहा है, खुद से क्यों नहीं कर लेती, मुझे क्यों बोल रही हो बार बार। तो वो वाली फीलिंग होती है, मतलब इंसान जो है एक तरीके से ना, सबका अपना अपना एक जोन होता है जिसमें वो कंफर्ट फील करता है, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि नहीं यूपीएससी के लायक नहीं बन रहा है मेरा हिसाब, तो वही बातें हैं। तो हर एक इंसान अपना आप डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। तो ये है बेसिकली शब्द अनुभवहीन। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। एक लर्नर, एक स्टूडेंट, एक ट्रेनी जो नया नया भी आया, और इसके अपोजिट क्या होगा, एक मास्टर, एक एक्सपर्ट, एक वेटरन। तो ये इसके अपोजिट शब्द हैं जो कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इसीलिए यहाँ पर इनको बोला जाता है।
ये जो शब्द है ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इंसॉल्वेंसी। इसका मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, बैंकक्रप्ट हो जाना भाई साहब। यानी एक तरीके से नदी डूब गई, एक नदी कह रहा हूँ मतलब नदी में डूब गई सारी दौलत, ठीक है। उन्हें देखिए जो मूवी थी रॉकी भाई, लास्ट में जाता है पूरा सोना ले जाके नदी में कूदा देता है, ठीक है, वो वाली बातें। तो दिवालिया कर दिया सबको। तो इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया एक तरीके से निकल जाना, तो दिवालियापन कहते हैं। इसके लिए कई सारे प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं संविधान के अंदर भी कि इसका दिवालिया निकल जाए तो पोस्ट से हटा दो, ठीक है, क्योंकि वो उसको सही करने में लगेगा वरना। आप लोगों ने सुना कई बार गुस्ताफी माफ कर देना, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे इफेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर इफेंट्री जो है यहाँ पर यह है गुस्ताखी, यानी कि एक तरीके से कुछ ऐसा काम कर देना। एक ढीठ इंसान होता है कई बार, एक नहीं, एक तरीके से अकड़ू इंसान होता है, बस अपनी अपनी चला रहा है, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। वो क्या करता है, उसको ये लगता है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये है बेसिकली गुस्ताखी करना। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इंसोलेंट इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर ढीठ हिंदी वर्ड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ठीक है। ये असनीर वाला शब्द नहीं है, दोगलापन, तो ढीठ है यहाँ पर, ठीक है। सिविलाइज सोसाइटी, एक जेंटल पर्सन आप लोग बोल सकते हैं इसके अपोजिट में जब हम लोग जाएंगे। तो बड़े ही प्यारे शब्द थे यार, अच्छे से अगर इनके ऊपर सेंटेंस फ्रेम करोगे तो मज़ा भी आएगा और लंबे समय तक इनको आप लोग याद भी रख पाओगे। तो ये काम जरूर किया करो, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अगर इनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट करोगे तो चीज़ें अंडरस्टैंड करना भी स्टार्ट कर दोगे, तो काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पर। और ये आगे जो पेपर आएंगे कई सारे आगे भी आप लोगों के, जैसे कि यूपीएससी में अगर एपीएफसी का फॉर्म आता है तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी सारा फायदा ही पहुंचाता हुआ नजर आएगा। ओके, तो कैसा लगा ये डिस्कशन? कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप लोग जो है टेलीग्राम से कनेक्ट रहिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, कई सारे बच्चे बोलते हैं, तो टेलीग्राम पर सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठे मिल जाती है, ठीक है। और फिर से बोलूँगा, जो भी आप लोग रिज्यूमे आप लोगों को सेंड करने के लिए बोला था, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर जॉब के लिए, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि जो भी किसी को अच्छा एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, पर लेकिन एक बार ही सेंड करना। जो भी आप लोग की बेसिकली एक तरीके से स्किल है, आप लोग कुछ भी ऐसा जानते हैं जो स्किल आप लोगों के अंदर में है, पर लेकिन रिपीटेडली सेंड मत करो यार प्लीज़, ठीक है। या फिर कोई ऐसा है जो आप लोग जिसको जानते हो वो अच्छा पढ़ाता है या फिर कुछ भी ऐसा है तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, पर लेकिन वही बोलूँगा कि रिपीटेडली सेंड मत करना, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी के साथ में फीडबैक देना जरूर कैसी लगी ये वीडियो। कोई भी ऐसा लगता है चीज़ें आप लोगों को इंप्रूवमेंट करना है तो वो आप लोग जरूर सजेस्ट करना। तो आज नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।